नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं मर्डर के ऊपर। अगर कोई भी आपका फैमिली पर्सन, आप खुद या आपका दोस्त या जानने वाला मर्डर के केस में, देखो मर्डर आज के टाइम में बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है और है भी बहुत बड़ा क्राइम। किसी को मारना, किसी की जान लेना, किसी की हत्या करना प्राकृतिक चीज है। आप किसी को अपनी स्वार्थ की वजह से नहीं मार सकते या अपने द्वेष की वजह से। तो मर्डर अगर हो गया है या आप फंस गए हो फॉल्स मर्डर केस में, तो उससे बाहर कैसे निकलना है, मर्डर केस किस किस टाइप के होते हैं, उनमें क्या धाराएं लगती हैं, उनको बाहर निकलने का प्रोसीजर क्या है। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आज के टाइम में कोई भी एक गलती से भी लिटिगेशन में फंस गया तो 15-20 साल तो आपके बर्बाद होने हैं। आप कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं पकड़ सकते, आपका आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, आप बाहर वीज़ा नहीं लगवा सकते, आप समाज में सर उठा के नहीं घूम सकते, क्योंकि आपको हर 2-3 महीने कोर्ट जाना है, वहाँ सामना करना है। और लोग सोचते हैं कि परसेप्शन बन जाता है कि हो सकता है इसने करा ही होगा। और एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसका नाम होता है मीडिया ट्रायल। गलती से आपका नाम न्यूज़पेपर या टीवी पर आ गया, फिर तो कैरेक्टर की बॉस बैंड बज गई। तो इस पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि मर्डर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आपके मन में रह ना जाए। क्योंकि मैं स्वागत कर रहा हूँ क्रिमिनल एडवोकेट वीरेंद्र वर्मा सर का। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आपने बुलाया अपने स्टूडियो में। थैंक यू सो क्योंकि मच। मेरी कोशिश हमेशा से ये रहती है कि लोगों तक एजुकेशन के वे में या फिर इजी शब्दों के एक भाव के साथ में हम समझा सकें देश का कानून क्या बोलता है। देश का कानून जानने से ज्यादा आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए एग्जैक्टली। और यह भी पता होना चाहिए कि अपराध कब वो सीरियस अपराध बन जाएगा, सीधा जेल पहुंच जाओगे, सालों तक आपकी जमानत नहीं होगी। किताबें कोई पढ़ना नहीं चाहता। इवन वकीलों को भी अगर आप बोलते हो, बहुत मोटी मोटी हमारी किताबें होती हैं, पूरा पढ़ने में किसी भी इंसान को नींद आनी शुरू हो जाती है। जी। बट ये रोज का हमारा काम है, बहुत सारे पेजेस को पढ़ना, मोटी मोटी किताबों को पढ़ना। आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया, जहां से आप किसी भी अपने सवाल का जवाब ढूंढ सकते हो। जिस तरह से एक वकील एक बहुत मोटी बुक में से कुछ पेजेस में उसको अपने काम की चीज मिलती है ना, इसी तरह से 1-1.5 घंटे के पॉडकास्ट में हो सकता है कि आपको कुछ मिनट में वो चीज जानने को मिले जो आप जानना चाहते थे। अधूरे में जो छोड़कर भागते ना बीच में वीडियो, वो उस मुद्दे तक नहीं पहुंच पाते। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं पूरी वीडियो देखना, मैं इसलिए बोल रहा हूं इस पूरे पॉडकास्ट में कब कहां कैसे कोई आप ऐसा सवाल पूछोगे जो शायद उस व्यूअर के काम का है जो इस वीडियो को देख रहा है। तो सर शुरुआत करते हैं हर एक मर्डर से। जी जी। मैंने सुना है एक हाफ मर्डर होता है, एक हो गया मर्डर, हम्म और एक हो गया हीनियस मर्डर, हम्म कि भाई आपने प्लान करके किसी बड़े कारणवश आपने मर्डर किया है। जी। तो तीनों को डिस्क्राइब करो कि तीनों में क्या धाराएं लगती हैं और तीनों में क्या सजा मुकम्मल की देखो, जाती मैं आपको पहले सीरियस मर्डर्स की बात करूं, सीरियस और हीनियस मर्डर की बात है। करता हूं। ये मर्डर के केसेस जब कोर्ट में लड़े जाते हैं ना, तो ये एक 304 एक सेक्शन था पहले आईपीसी का, जो अब नया सेक्शन अब बन गया है 105 बीएनएस का। अभी हम मर्डर पे नहीं गए हैं, अभी हम गए कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पर। जब किसी इंसान का मर्डर केस कोर्ट में चल रहा होता है ना, और वकील साहब को लगता है कि यार इसमें तो बड़ा क्लियर सजा होगी मेरे क्लाइंट को, तो वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ले जाता है, कल्पेबल होमिसाइड में, जिसमें 10 साल तक की सजा है। पर मर्डर क्या बोलता है? मर्डर दो ही सजा की बात करता है, या तो उम्र कैद या फांसी। तीसरी को सजा नहीं है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसा तो कोई प्रोविजन है नहीं। तो इसीलिए जो समझदार वकील होगा और जिसने ऐसे मर्डर केस बार बार लड़े होंगे, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ में इन चीजों को समझता है और कई बार ऐसे मामलों को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर की तरफ ले जाता है, जहां पर कि उसने जानकर किसी को मारा नहीं है, बस वो इंसान मर गया किसी भी लापरवाही से। तो ये इंटेलिजेंसी बोलती है वकील साहब की। अब आपने बोला हाफ मर्डर। हाफ मर्डर आप यूपी बिहार में ये वर्ड बहुत सुनते हो, जिसको बोलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। 307 आईपीसी था, अभी 109 बीएनएस सेक्शन बन चुका है। इसके अलग प्रोविजंस है और इसी में भी वही सेक्शन की पनिशमेंट उम्र कैद और फांसी तक हो जाती है, पर शुरू में 10 साल ही रहती है। तो आपको देखना पड़ता है। अब आता है मर्डर, जिसके मर्डर की आप मुझसे बात कर रहे हो। देखिए मर्डर क्या है, मर्डर के अंदर कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी। इंसान की इंटेंशन, प्रिपरेशन और साथ में मोटिव। ठीक है, मोटिव नहीं है आप और हम आमने सामने बैठे हैं, किसी भी रीजन से आपने मुझे उकसाया और यहां तो कोई प्रिपरेशन ही नहीं है आपको मारने की, पर या तो मान लीजिए मुझे उस तरह की ट्रेनिंग मिली है कि मुझे पता है मुझे कहां पे आपको हिट करना है, आप मर जाओगे। ठीक है, अगर ये भी प्रूव कर दिया गया कोर्ट में कि नहीं प्रिपरेशन नहीं थी, बट ये उसका हैबिचुअल है, इसको ट्रेनिंग उस तरह की मिली। आपने मूवी देखी होगी, वो रुस्तम एक मूवी आई थी कि सेम जगह पे शॉट लगातार करता है, कि उसकी ट्रेनिंग उसको मिली है। तो अगर ये भी प्रूफ हो गया दोस्त, मर्डर में जाएगा केस वो।
अब इंसान बच नहीं पाएगा कि नहीं प्रिपरेशन कुछ भी नहीं थी, मेरा मोटिव कुछ नहीं था मारने का। देखो इंसान को पता है कि मैं ये चीज करूंगा आदमी मर जाएगा, तो क्लियर है कि इंटेंशन मतलब वो चाहे ना चाहे पर उसको नॉलेज है कि मैं ऐसे मार सकता हूँ। इंटेंशनली मर्डर किया है। आपको ना मर्डर, देखो मर्डर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्त, बहुत बड़ा सब्जेक्ट। लोगों के झूठे में भी नाम आते हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगाए जाते हैं, कई बार मर्डर कहीं होता है, कहीं की स्टोरी बनाई जाती है, कई बार पुलिस की जो वीक इन्वेस्टिगेशन है उस वीक इन्वेस्टिगेशन की वजह से वो क्रिमिनल छूट जाते हैं जिन्होंने सच में अपराध किया, और जो कि हिस्ट्री शीटर्स हैं जो कि सच में अपराध करते हैं, उनका काम ही लोगों को मारना है। बट कई बार पुलिस की उसी गलत इन्वेस्टिगेशन, गलत तरीके चीजों को देखना, गलत तरीके से लोगों से पूछताछ करने में वो मासूम लोग भी फंस जाते हैं जिन्होंने वो अपराध नहीं किया, और जो मेन कल्प्रिट्स है वो छूट जाते हैं। तो केस को समझने के लिए केस का पूरा ब्यौरा पता होना चाहिए। जैसे मुझे अक्सर लोग फोन करते हैं, लोग बोलते हैं सर मर्डर केस डिस्कस करना है, मतलब या तो ऐसा बोलता है 302 केस डिस्कस करना है, 103 बीएनएस का नया सेक्शन बन चुका है, ठीक है, तो क्या आप सिर्फ 103 मुझे बोलकर आप पता मैं जान सकता हूं केस के फैक्ट्स क्या है? इम्पॉसिबल है, हर केस तो अलग है। एफआईआर जब पढ़ी जाती है ना दोस्त, तो एफआईआर में लिखा हुआ है 103 सेक्शन और साथ में 34 सेक्शन, मान लिए 3/5 सेक्शन बन जाता है नया सेक्शन, वो सेक्शन लगा हुआ है। उसके अंदर 201 भी लगा हुआ है कि आपने सबूत मिटा दिए, ठीक है। अब जब तक मैं एफआईआर नहीं पढ़ूंगा मुझे पता कैसे चलेगा? अब सवाल दूसरा आता है, सवाल दूसरा क्या आता है कि भाई एक एक्स नाम का नाम लिखा हुआ कि इस आदमी ने इस आदमी का मर्डर किया। मर्डर कैसे कि इस आदमी ने उसको वहां पर बुलाया, बुलाने के बाद में ड्रिंक कर रहे थे, ड्रिंक में उसने जहर मिला दिया, इसको मार दिया, ठीक। एफआईआर भी लॉन्च हुई, उसको पकड़ा, 3 नाम और आ गए। कैसे आए कि नहीं जहर तो मुझे लाकर वाई ने दिया था। अब एक और आ गया कि जेड वहां पर चाकू लेके खड़ा हुआ था, उसमें एक वुंड का निशान आया कि पीठ में चाकू मारा गया उसको, एक और नाम ऐड हो गया। अब यहां पे एक नाम और ऐड होता है जिसने प्लानिंग की थी। तो लोग कहते हैं सर नाम तो 6 आ गए जी, मर्डर किया एक ने और साथ में ही एफआईआर में भी एक कई नाम है। तो लोग यहां पर भी बहुत ज्यादा गच्चे में, मतलब लोग डाउट में चले जाते हैं, वो सोचते कुछ है होता कुछ है। तो मर्डर को आप सिर्फ एक सेक्शन, एक एफआईआर के बेस पर ना तो समझा सकते हो और ना ही समझ सकते हो। इसीलिए बोल रहा हूं, जब शुरू मैंने आपको बोला था अगर मर्डर पे बात करना हम शुरू करें ना, इसमें कम से कम 5-7 पॉडकास्ट लगेंगे, वो भी 2-2 घंटे के मिनिमम, तो जाके पूरा मर्डर को समझोगे, केस को किस तरह लड़ना चाहिए। नए वकील साहब जो आते हैं, जो नए नए अभी प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, वो चाहते हैं मर्डर केस को लड़ूं, बट उनको मर्डर में यही नहीं पता कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर केस कैसे लड़ा जाएगा। उन्हें ये नहीं पता लास्ट सीन थ्योरी क्या बोलती है। उन्हें ये नहीं पता कि अगर प्रिपरेशन नहीं है किसी इंसान की या मोटिव नहीं तो मर्डर में काउंट नहीं होगा। उन्हें ये नहीं पता केस को कब ट्विस्ट करके हम कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पे लेके जा सकते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि वो मामला कब 304 बी, जो बीएनएस का सेक्शन 80 बन गया, दहेज हत्या, सजा 7 साल भी हो सकती है उसके अंदर, उसमें कब मर्डर के चार्जेस लग जाएंगे और आपको उम्र कैद हो जाएगी। तो जो मैंने आपको बातें बोली ना, और भी बहुत कुछ बोलने के लिए इसके अंदर, पर मैंने कुछ शॉर्ट में क्रैक्स आपको दिया। मर्डर एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, छोटे में समझाया नहीं जा सकता, पर किसी का नाम अगर आ गया वो ये बात समझ जाए, अगर एविडेंस भी है कि उम्र कैद या फांसी, 2 में से एक ही सजा होगी। आप ये मत सोचना 14 साल, बहुत सुनते हैं लोग कि अब तो जेल जाएंगे, दिन रात काउंट होगा, ऐसा कुछ काउंट नहीं होता, मिथ है सारी। दिन ही दिन काउंट होते हैं, दिन ही दिन काउंट होते हैं, कोई रात काउंट नहीं, कोई रात वात काउंट नहीं होती। आपको तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन एफआईआर हुई, अभी आप अरेस्ट नहीं हुए हो ना, इमीडिएटली वकील साहब को ढूंढो, वकील साहब ही निकालेंगे आपको। अभी आप अरेस्ट नहीं हुए हो सकता है जेल भी ना जाओ, वकील साहब बचा लें। बहुत सारे यहाँ मेरिट्स बनते हैं। अभी आप पूछोगे सवाल तो मैं बताऊंगा। मतलब मर्डर के केस में क्या ये प्रोसीजर है कि आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं? बिल्कुल प्रोसीजर है, बिल्कुल प्रोसीजर है। आप एंटीसिपेटरी बेल मर्डर केस में ले सकते हैं। मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक केस में क्या हुआ, एक मर्डर के केस में किसी का नाम है, लखनऊ का वो बंदा था हमारा, ठीक है। तो उसने बोला मेरा नाम इसमें आ चुका, मारा 2 लोगों ने, 2 लोगों का एफआईआर में, मेरा तो नाम भी नहीं है, मेरा नाम नहीं, घर आराम से बैठा हुआ था। एक दिन पुलिस पहुंच गई मेरे पास रात को घर पे, सर बस बच गया किसी तरह से कि पुलिस अंदर नहीं घुसी और मैं लास्ट के रूम में था और मेरा फोन ऑफ था, ठीक है। तो पुलिस मुझे देख नहीं पाई ना, पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया, पुलिस वहां चली गई। एंटीसिपेटरी बेल लगानी है, सर ये नाम मेरा क्यों आया? उन्होंने प्रिपरेशन में मेरा नाम लगा दिया, कट्टा मैंने उनको दिया था, अब आर्म्स एक्ट भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो मैंने कहा तू था कहां उस वक्त? कह रहा सर था क्या, मैं तो नौकरी यहाँ पे है ही नहीं, मुंबई नौकरी करता हूं मैं तो, उस पूरे सिनेरियो में नहीं था, कोई मेरी फोन पर चैट नहीं हुई,
उसने बोला कि मुझे कट्टा चाहिए, कट्टे के लिए मैंने बोला कि ये आदमी ऐसा काम कर सकता है, बस मैं रेफरेंस दिया था, हकीकत ये है इस केस की। मुझे नहीं पता वो क्या होने वाला है। कट्टा यार, कट्टा लेकर कोई जाके ढोल तो बजाएगा नहीं ना, सही बात है। गोली मारेगा जाकर किसी को, ये तो कॉमन सी बात है। यहाँ पर आते हैं नॉलेज और इंटेंशन। नॉलेज यहाँ पे आ जाती है। उसकी जब हमने एंटीसिपेटरी बेल लगाई तो प्ली ऑफ एलिबाई बोलते हैं इसको, कि आप उस घटना पे नहीं थे। काफी देर तक उस पर आर्गुमेंट हुआ, बट उसको रिलीफ मिला। रिलीफ मिलता है लोगों को। एंटीसिपेटरी बेल आप ले सकते हो, ग्राउंड क्या ले रहे हो ये डिपेंड करता है, और वो बिना केस की डिटेल तक जाए कोई वकील साहब आपको बता नहीं पाएंगे। यही मेन होता है। मतलब क्या है कि लोग रील देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और सीधे सोचते हैं कि लाओ वकील साहब से सीधे जान लें कि हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे। सर मैं तो बहुत सारी रील देखता हूँ, उसमें वहां रील पे क्या लिखा होता है कि अब नहीं होगी अरेस्टिंग मर्डर केस में। हाँ। अब नहीं होगी अरेस्टिंग मर्डर केस में। मर्डर केस में तो ये भी लिखा है नॉन कंपाउंडेबल है, कंपाउंड नहीं कर सकते आप उसको। 307 में लिखा है नॉन कंपाउंडेबल है, कंपाउंड नहीं कर सकते आप उसको। बीएनएस का 80 सेक्शन जो डॉरी डेथ है उसमें कंपाउंडेबल नहीं है वो, आप तो कंपाउंड नहीं कर से भी सकते। क्वेश नहीं करा सकते सर होता है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ पूरी बात आपको। होता है, क्वेश भी होते हैं, कंपाउंड भी होता है। 307 में कंपाउंड कर सकते हो आप, लेकिन फिर ग्राउंड्स 307 के लेकर आने पड़ेंगे। सर आप जैसा केस वैसा सेक्शन। सामने वाले, ये एक तरह की लड़ाई है। लड़ाई क्या है? ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं। जो वहां से मिसाइल छोड़ेगा तो यहां तीर थोड़ी चलाओगे आप। ठीक है। जैसा एलिगेशन है वैसा ही आपको डिफेंस देना पड़ेगा, अदरवाइज तो इंसान जेल में ही रहने वाला है, वो बाहर निकलने वाला नहीं है। एक डाउरी डेथ होता है, एक मर्डर होता है, इन दोनों में लीगल डिफरेंस क्या है? सर लीगल डिफरेंस के अंदर ये है कि डाउरी डेथ क्या है। मान लीजिए कि एक्स और वाई की शादी हुई, एक्स मेल है, वाई फीमेल है, ठीक। एक्स ने शादी की वाई से। अब 7 साल के अंदर अगर उस लड़की की जो बहू आई है शादी करके, अगर 7 साल के अंदर उसकी अननेचुरल डेथ हो गई, अननेचुरल मतलब जहर खा लिया, अननेचुरल है। वो पंखे से फांसी लगा ली, अननेचुरल है। छत से कूद गई, अननेचुरल है। अब इन्हीं केसेस को ना वो बनाया जाता है, जहर खा लिया, अननेचुरल है। बहुत सारे ऐसे ऑफेंस हो सकते हैं। अब वो नेचुरल कैसे बन जाता है? बिजली से करंट लग गया, वो नेचुरल देखो कब बनेगा, कब अननेचुरल बनेगा। बिजली से करंट लग गया, घर में वो खाना बनाती है, आग लग गई, वो ब्लास्ट हो गया, गंगा में डूब गई, बहुत सारे होते हैं। अब एक लड़का एक लड़की के साथ, मतलब वो हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ में जा रहा है उस नाव में बैठकर, उसने बिठाया साइड में और खुद बैठा बीच में, ठीक है। नाव चल रही है तेज की, थोड़ा धक्का मारा, लड़की गिर गई। अब डूब के मरी या डुबा के मारा? एक लड़की जाती है छत पर अपने कपड़े डालने के लिए, और वहां जैसे वहां पर पहुंचती है तो उसने पहले से आदमी ने उस तार में करंट छोड़ा हुआ था, रेलिंग में छोड़ दिया, करंट लग के मर गई। अब वो नेचुरल है कि अननेचुरल है? एक लेडीज छत पे खड़ी हुई है, दीवार से सहारा लेकर खड़ी हुई है वहां पर, और एकदम से दीवार गिर गई, वो नीचे लड़कियां गिरे और मर गई। अब वो ना उसका हस्बैंड है ना सास ससुर है, वो नेचुरल है। तो वकील साहब आप ये भी कहना चाह रहे हो अगर मर्डर भी करना है तो एक बार वकील साहब से बात कर लो। देखो ऐसा होता है, कोई इंसान मर्डर करने के लिए जा रहा है तो बहुत कुछ होता है। कई बार तो इंसान को बचाने में किसी का मर्डर हो जाता है। कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपसे कंसल्ट किया हो कि मुझे मर्डर करना है, आप बताओ कि मैं कैसे? हमारा काम है लोगों को लीगल एडवाइस करना, मेरा काम है किसी भी सामने वाले को बचाना। मैं डिफेंस लॉयर हूँ, ठीक है। आपने मर्डर किया और आपने मुझे आके बोला मैं 3 गोली मारी, ऐसे मैंने सब कुछ किया, तो मुझे लीगल पॉइंट देखने पड़ेंगे उसमें कि कहां लीगल है, कहां इलीगलिटी आ रही है, क्या चीज चैलेंज हो सकती है, क्या चीज चैलेंज नहीं हो सकती है। ये मेरा काम नहीं है कि आपको बाद में सजा होगी या फिर एक्यूट कर जाओगे। मेरा काम है फिलहाल आपके डिफेंस को लेना। मेरा काम है फिलहाल अपने डिफेंस को कोर्ट में पूरी तरीके से, पूरी प्रिपरेशन से, पूरी ईमानदारी से, पूरे दमखम के साथ में पेश करना। मर्डर केस कोई चोरिया केस तो है नहीं। सही बात है। जाकर मैं बोलूंगा सर माय लॉर्ड्स प्लीज देख लो, आदमी 3 महीने जेल में, चार्जशीट फाइल हो गई जनाब, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज आप देख लो, बेल दे दो। जज डिसमिस मार के आपने थमा देगा मेरा ऑर्डर, जा। अरे भाई बोलना पड़ता है, क्या बोलना पड़ता है? माय लॉर्ड चार्जशीट फाइल होगी इसके अंदर तो इतने सारे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ही नहीं दिया, अरेस्ट कर लिया सामने वाले को, बस जैसे ही बोला। अब यहां पर सीधा मेरा बर्डन शिफ्ट हो गया किस पर? स्टेट पर। विहान कुमार का जजमेंट है, नहीं है अगर वाला तो मिहिर शाह का जजमेंट देख लो, क्या बोलता है? ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देने पड़ेंगे। ये हुआ लीगल एंगल। अब मर्डर चाहे कैसे भी किया उसने, पर लीगल एंगल से मैं निकाल लिया उसको। अब चार्जशीट फाइल हुई है, मैं क्या बोलता हूं वहां पे जाकर कि माय लॉर्ड्स आज टुडे इज अ 94th डे, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, डिफॉल्ट बेल का राइट मिलता है इसको। क्या मिलता है? 90 डेज में अगर चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो यहां पर डिफॉल्ट बेल, जो कि स्टैट्यूटरी राइट है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर इसमें एफएसएल पेंडिंग है सर, सप्लीमेंट्री, वो छोड़ो, फिलहाल मुझे बेल दो, बेल मिलेगी आपको यहां पर। अब बताओ ना सर, यहां तो मर्डर की बात ही नहीं हो रही ना,
तो क्या कभी आपने लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से मर्डर केस में बेल कराई है? सर होती है ना, क्यों नहीं, कई बार होती है, लेकिन बहुत परसेप्शन लोग तो कराई ये है। हाई कोर्ट से जाना पड़ेगा। अरे सर ऐसा नहीं होता, देखो मेरी बात को समझिए, मर्डर जैसे केसेस के अंदर भी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, स्टेट पर है, मेरे ऊपर नहीं है। ठीक है। आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, क्या बोलते हैं, सबूतों के अभाव में बरी किया गया, बाइज्जत, बाइज्जत बोलते हैं, इज्जत बरी कर दिया। और छोड़ो, अब बोलते हैं क्या, बेनिफिट ऑफ डाउट्स। इतने सारे डाउट क्रिएट कर दिए वकील साहब ने, केस लड़ते 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 उसको बोले कि 4 चाकू मारे, इसके 4 चाकू लगे, 4 चाकू मारे तो इस आदमी ने मारे। यहां पर ना मैं आपको एक सेक्शन के साथ बताना चाहूंगा, आप अच्छा समझोगे। एविडेंस के 2 सेक्शन आते हैं यहाँ पे, इसमें सेक्शन 25, सेक्शन 27। एक बोलता है, आपने सुना होगा, फिल्मों में देखते हो आप ये चीजें, बोलते हैं कि एनी स्टेटमेंट गिवन बिफोर द पुलिस इन कस्टडी, और कहीं पर भी आपने दी है तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। सुना है ना आपने? वैलिड तो हो सकती है, एडमिसिबल एक जो वर्ड है ना, ये सेक्शन 27 को हिट करता है। यहां बोलते हैं रिकवरी डिस्कवरी। अब यहाँ पे 2 चीजें समझाता हूं मैं आपको। एक आदमी बोलता है कि इसी आदमी ने मर्डर किया, और जो मर्डर किया उस आदमी का, तो इसकी जो टी शर्ट में खून वून लगा और जो चाकू लगा वो इसके घर पे है। ठीक है, घर पे पड़ा हुआ है और बेड के नीचे पड़ा हुआ है। ठीक, अब पुलिस को लेकर गई और जाकर वहां बरामद कर लिया। अब इसने बोला था कि मैंने चाकू मारा और मेरा चाकू वहां रखा हुआ है। जैसी पुलिस वहां पर लेकर गई, चाकू मिल गया, वो मिल गया। अब यहां पर 27 हिट हो गया, यहां बोलते रिकवरी डिस्कवरी हो गई, पुलिस के सामने दी गई स्टेटमेंट वैलिड हो गई। ओके, पर यह अधूरा सत्य है। हाँ? मैंने अभी आपको एक बात बोली थी बाहर कि सर इतनी मोटी बुक तो हम पढ़ते हैं, पर इतनी मोटी बुक में से काम की चीजें छोटी से कुछ पेजेस में होती है। हम जब कोर्ट में खड़े बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें खरीदते हैं, लोगों को तो इतनी मोटी बुक कोई पूरी पढ़नी पड़ती है। हाँ पढ़ते हैं पूरी भी, पर सारी बुक को नहीं पढ़ते हम। मेन पूरी बुक को पढ़ते 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 एंड में कुछ चीज मिल जाती है, ओ ये तो मेरे काम का है। अब यहां पर एक बात क्या बोलती है, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करना है। मेरे घर पे मैंने कोई चीज डाली हुई है और पुलिस मेरे को लेकर जाए, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कहां से करी, उसे इन्फॉर्मेशन कहां से मिली, वो मेरे घर लेकर गई। अब यहां पर एक बात आती है, 105 सेक्शन आता है अभी बीएनएसएस का, उसमें बोलते हैं वीडियोग्राफी। ठीक है, पूरी वीडियोग्राफी होगी। अब यहां वीडियोग्राफी नहीं है और आपने जाके रिकवर कर लिया वो चाकू भी और कपड़े भी, ठीक है, उसकी एडमिसिबिलिटी नहीं है। अब आप दिखा रहे हो कि देखो ये फोन पर बातें कर रहा है, कट्टा खरीदा इस आदमी से गोली मारने के लिए, उसने जाके वो मेरी जो भी बात की मैंने एफएसएल का सब कुछ लगा दिया, 65 भी लगाना भूल गया वो। 65 भी लगाना पड़ता है कि हम जो दस्तावेज दे रहे हैं, हम जो प्रूफ दे रहे हैं, सर्टिफाइड करते हैं कि वो ओरिजिनल है। अब जिस फोन से रिकॉर्डिंग, फोन ही गायब है, कॉपी मार के दिया हुआ है उसके सीडी के अंदर या पेन ड्राइव में, अरे नहीं है एडमिसिबल भाई वो। देखो मर्डर जैसे केसेस को, मैं फिर बोल रहा हूं, मर्डर जैसे केसेस को, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बट मैक्सिमम केसेस में आप स्टोरी पे मत जाओ, आप मेरिट पे मत जाओ। अगर मेरिट पे जाओगे शायद सजा हो जाए, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाओ, कानून क्या बोलता है। बार बार बोल रहा हूं, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, स्टेट पर। आपका काम है डाउट क्रिएट करना, जितने डाउट क्रिएट कर सकते हो कर दो। क्या ये भी पॉसिबल है कि अगर किसी ने मर्डर कर दिया और वेपन जो है वो गलत पकड़ा दे कि मैंने इससे नहीं, इससे मर्डर करा, तो बरी हो जाएगा वो। अरे केस लड़ाई मैंने ऐसे, क्या हुआ था कि जब मैंने उससे पूछा, अपने बंदे से अंदर जाकर जेल में जाके पूछा, देखो कुछ बातें ना समाज को ऑफेंड करती है, ठीक, मेरी ड्यूटी है दोस्त ये। अब मान लो किसी इंसान के चोट लगी, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो जब तक काटेगा नहीं, ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं, क्या क्या वो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर पाएगा। अब किसी को काटना तो ऑफेंड करता है ना, खून निकाल दिया किसी के। अब मैं एक वकील हूं, मेरा काम है अपने सामने वाले को बचाना, जो मेरा क्लाइंट है जेल में या कहीं पर भी है, चाहे फरार चल रहा है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमारी हम जो बात कॉन्फिडेंशियल हमारी बातें होती हैं सारी, तो इसमें कोई हमें इंटरप्ट नहीं कर सकता, इवन कोर्ट भी नहीं करता है कि मेरे क्लाइंट के बीच में क्या बात हो रही है। अब सामने वाले के लिए मैं जब पूछने गया, मैं कैसे मारा इनको, कैसे मरे, वो मुझे खुद बोलता है कि सर जो जिससे धागा काटते हैं ना, उससे गला काटा था। 2-3 बंदे उसके अंदर मरे। मैं केस का डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। अब जब मैंने कोर्ट में देख रहा हूं तो वहां पेचकस दिखा रहे हैं, बड़ा वाला पेचकस, तो पेचकस मारा है। मैंने बहुत स्टडी करी उसकी, मैं कहा विड्थ, जब किसी के वुंड मतलब किसी के लगेगा, पेचकस किसी को मार दिया तो गोल होगा ना वो, और चौड़ा इतना घाव बनेगा, और ब्लेड से काटा तो बड़ा एक थिन सी लाइन बनेगी, यही होगा ना। और मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रहा हूं मैं, उसके अंदर थिन लाइन दिखा रहा है उसके अंदर। यही मेन मेरा आर्गुमेंट का मुद्दा था कि इस आदमी का मर्डर ना तो मैंने किया और ना ही वो मर्डर वेपन है। कई बार गोली मारते किसी को, कैलिबर कुछ है उसका, गोली का साइज कुछ और है, बोल दे कुछ और, ये 315 कट्टा था जी इसके अंदर, ये बोरा कट्टा था जी उसके अंदर। ऐसे नहीं होता दोस्त, एक मर्डर केस में बहुत कुछ देखना पड़ता है।
एक आदमी ने, मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक, अब मैंने किसी को चाकू मारा, मैं चाकू मार रहा हूं, आपने सुबह 5 बजे देखा, दिसंबर का टाइम है, आपने देखा वहां खड़े हुए हो और चाकू मारा, वो आदमी मर रहा है, ठीक, आप ना चिल्ला रहे हो ना कुछ बोल रहे हो और देख के वहां चले गए। अब आप गवाही कोर्ट में आगे देते हो कि सर मैंने देखा इसने मारा। मेरा वकील सवाल पूछता है किस रंग की शर्ट पहनी थी, वो कहता है ब्लू रंग की शर्ट पहनी थी। ओके, ठीक है। जब मारा, चाकू जब मारा जा रहा था तो मरने वाले का फेस आपकी साइड था, मारने वाला फेस आपकी साइड था। अगर मैं मार रहा हूं और मैं तेरी साइड देख रहा हूं तो तुझे पहले पकड़ूंगा, सबूत नहीं रहना चाहिए। और अगर मरने वाला चेहरा तेरी साइड था तो उसने चिल्लाया जरूर वो होगा, तो तूने बचाया क्यों नहीं? तूने बचाया क्यों नहीं? और तूने मेरी शक्ल कैसे देखी? चाकू मैंने मारा तो शक्ल कैसे देखी? दिसंबर का टाइम था, फॉग बहुत थी। अब लास्ट में मैंने पूछा, मैं कहा क्या ये बात सही है कि उसने शर्ट नहीं टी शर्ट पहनी हुई थी? अब वो कंफ्यूज है। जिस आदमी को शर्ट और टी शर्ट में फर्क नहीं पड़ता, इतनी फॉग का टाइम था, शक्ल उसने देखी नहीं, क्या उसकी वो स्टेटमेंट वैलिड होगी? कभी नहीं। कन्विक्शन हो पाएगा? दोस्त, मर्डर केस में बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ। हर चीज को जब सवाल कोर्ट में होते हैं ना, तो वकील साहब इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ को सच प्रेजेंट करके दिखाते हैं कि लगता है कि नहीं नहीं यार ये तो निर्दोष है। अभी सिद्धू मूसेवाला केस में सबको बेल मिल गई ना सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, पूरा समाज को झंझोड़ देने वाला केस था, बेल मिली है ना? सबको मिल जाती है, कहीं ना कहीं लैकिंग रही होगी, उन लैकिंग पर ही बेल मिलती है। अब देखो एक और केस है, ठीक है, वैसे तो आज हम मर्डर पे बात कर रहे हैं, उस पर भी एक दिन बात जरूर करेंगे। पॉक्सो का केस है। हाँ बताइए। और हमारे ये आशाराम बापू जी हैं, इनको आज तक बेल नहीं मिली और अब तो कन्विक्टेड भी हो गए, सजा भी हो गई। ठीक है। तो इनके केस में क्या ग्राउंड्स में या इनके वकील साहब ने क्या बड़ी गलती करी थी जो इनको बेल नहीं मिली? देखो मैं आपको ना 4-5 मुद्दे बताता हूँ जिनके आधार पर आपको बेल कभी नहीं मिलेगी। ठीक है। या तो मिल जाएगी, ये 4-5 मुद्दे पकड़ लो। पहला, सबसे मेन 2 मुद्दे आते हैं। पहला आता है कि आप जाके एविडेंस में छेड़छाड़ कर दोगे। ठीक। दूसरा, गवाह को आप जाके अपनी तरफ बेला फुसला लोगे, ट्विटर विटनेस बोलते हैं ना, आप वो सब कर लोगे। तीसरा, गवाह को जान का खतरा है। उस केस में अगर मूवी भी आपने देखी हो ना, तो जो गवाह था उस पर कई बार अटैक हुए थे, वकील साहब पे भी अटैक हुए थे ना। और जिस पॉक्सो की आप बात कर रहे हो, पॉक्सो में सेक्शन 6 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 अमेंडमेंट 2019, सेक्शन 6 बोलता है कम से कम 20 साल की सजा, उम्र कैद और फांसी तक का प्रोविजन है। वहां अटके हुए हैं, तो सजा कन्विक्शन हो गया। अभी भी अगर बाहर निकलते हैं, क्योंकि पहले भी उस जो विक्टिम था उसको धमकाया या जान से मारने की कोशिश की गई, तो निकलने के बाद वो चीज नहीं होगी, क्या गारंटी क्या है इस चीज? लेकिन वकील साहब यहाँ एक बड़ी बात है, प्रॉब्लम भी है। अब जो बंदा एक्यूज्ड है वो जेल में है, ठीक है, अब उसके अभाव में कोई दूसरा बंदा विक्टिम के या फिर उस जो गवाह है उसको डरा धमका रहा है, तो एक्यूज की क्या गलती? देखो सर, ऐसा होता है कि सामने वाला उसको डरा धमका रहा है, उसका बेनिफिट क्या है? क्यों? या तो आपकी दुश्मनी हो। भक्त होगा? नहीं, भक्त नहीं सर, भक्त है तो गलती उसकी, गलती मेरी थोड़ी है। अब बात ये आती है सारी, किसी ने डरा धमका किसी को दिया तो अल्टीमेटली बेनिफिट मुझे मिलने वाला है। तो उसके ऊपर भी जब किसी की धमकी आती है ना, बहुत सारे केस आते हैं हमारे पास, बंदे बोलते हैं धमकाया गया, रोक लिया, जान से धमकी दी गई, तो पहले क्या करते हैं जज साहब, पहले सीसीटीवी फुटेज मंगाते हैं उस एरिया की। ऐसा हुआ भी था। तो ऐसे में सिर्फ एलिगेशन दे देना कि मुझे जान से मार देगा, धमका दिया, डरा दिया, ऐसे नहीं होता, उसका एविडेंस मंगाया जाता है। एविडेंस आने के आधार पर फिर उस बात को सुना जाता है दोस्त, ऐसे नहीं होता। अब यहां पर एक वर्ड बनता है कंपैशनेट ग्राउंड, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। इंसानियत के नाते एक इंसान की एज इतनी ज्यादा हो चुकी है, उन्हें बेल दी जा सकती है। ठीक है। मेडिकल ग्राउंड्स, एज ग्राउंड्स, इन पर बेल मिलती है। ठीक। पर फिर भी किसी इंसान को इन ग्राउंड पे बेल ना दी जा रही हो, मतलब केस बहुत सीरियस है। एक और क्वेश्चन है, बंदे को उठाते ही पुलिस वाले सबसे पहले उसको ढंग से धो देते हैं, पीट देते हैं, ठीक है, उससे बातें निकलवाते हैं। बिल्कुल निकलवाते हैं। तो ये पुलिस वालों के साथ रहना और कोर्ट तक पहुंचना बिटवीन कितना टाइम लीगल है कि पुलिस वाले कितने दिन तक आपको पीट सकते हैं अपने साथ में? इसमें ना मैं आपको 2-3 सवाल के जवाब एक साथ दूंगा इसके अंदर। जी। पहला, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1988, ये पीसी एक्ट बोलते हैं इसे। सेक्शन 17A का आपको यूज करना चाहिए। यूज क्या करना चाहिए कि पुलिस वाले ने आपको डराया, धमकाया, इन्फ्लुएंस में लिया और आपसे ब्राइब मांगी। ठीक है। कि इतना पैसा दे बेटा, तेरे को उठा तो लिया है, एनडीपीएस में तेरे को उठा लिया, तेरे पास हेरोइन मिली है 300 ग्राम, 30 लाख का जुगाड़ कर ले सुबह तक, नहीं तो तू जाएगा, तेरी बेल नहीं होगी।
एनडीपीएस में नार्कोटिक्स ब्यूरो जो हमारा बना हुआ है इसके अंदर, एनडीपीएस नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 का जो ये एक हमारा एक्ट है, जिसके अंदर की आप सेक्शंस देखते हो, इसमें 3 बातें बनती हैं: स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी। ठीक, कमर्शियल क्वांटिटी में बंदा जेल गया 2-3 साल तक तो पूछते भी नहीं उसको बिल देने के लिए, तो वो कहते हैं या तो 30 लाख का जुगाड़ कर ले, नहीं तो जेल जाएगा। अब यहाँ पे धमकी टाइप की आ गया ना उसको, इमीडिएटली अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे एक प्रोविजन और बोलता है कि इसमें अगर सेक्शन 8 अगर आप पढ़ते हो उसके प्रोविजन में जाके देखते हो तो वहां लिखता है कि 7 डेज में कंप्लेंट करनी पड़ेगी पीसी एक्ट में। अगर आपने कंप्लेंट यहाँ पे कर दी तो उस पुलिस वाले पे इंक्वायरी बैठेगी, सस्पेंड होगा, टर्मिनेट भी हो सकता है। यहाँ तो एक बात आई कि पुलिस आपकी कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में कोई इंसान है तो यहाँ पर क्या क्या होता है, ये सबसे पहले होता है। खास करके ऐसे मामलों में जहां पर बात पैसे की चल रही हो, चीटिंग फोर्जरी का मामला हो, एनडीपीएस का मामला हो, जहां पैसे का लेन देन हो सकता है। मर्डर में भी होता है। मर्डर में क्या होता है, एक बंदे को बोलते हैं, 3 बंदे को उठा लिया, एक बंदे जहां रोल नहीं, उसको बोलते हैं बेटा 10 लाख का जुगाड़ कर ले तो तेरे को छोड़ेंगे वरना तो तू गया। अब उसको नाम नहीं है उसका, पुलिस चाहे तो 41A का नोटिस देके पूछताछ करके छोड़ सकती है। अब भी वो वही करेगी, परमानेंट नहीं छोड़ेंगे आपको, पर जेल नहीं जाओगे आप। तो यहां पर सेम वही पीसी एक्ट आ जाता है। पीसी एक्ट में कंप्लेंट करो सेक्शन 17 में जाकर। अब यहां पे एक बात और आती है सेक्शन 8 में, डिमांड कैसे प्रूव करोगे? जब तक डिमांड नहीं हुई तब तक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के चार्जेस नहीं लगेंगे। 41A का मिसयूज होता है? बिल्कुल होता है, बहुत हाई लेवल पे होता है। पैसा दिया 41A पे छोड़ देंगे, पैसा नहीं दिया 41A नोटिस दिया, बुला के दिखाएंगे, तू भाग सकता है, तू कोर्ट अटेंड नहीं करेगा, तू जाके बाहर गवाह धमका सकता है, डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ कर सकता है, बहुत सारी बातें दिखाकर अरेस्ट कर लेते हैं उसे। भाई देखो मैं एक बात आपको बताता हूं, जाना चाहिए 41A में, जाना ही पड़ेगा आपको, मजबूरी है आपकी, मजबूरी है सर। देखो 41 नोटिस मिला आपको और आपको लग रहा है क्लियर एप्रीहेंशन है, मुझे अरेस्ट करेंगे, तो कोर्ट खुले आपके सामने, आप जाओ एंटीसिपेटरी बिल लगाओ। और अगर आपको लगता है नहीं यार मेरा डायरेक्ट कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने कुछ किया भी नहीं है, तो जाओ और ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन करो, वकील के साथ जाओ। जाना तो वकील के साथ ही चाहिए दोस्त। अगर नहीं जा रहे तो पुलिस वाला आपसे वो सब सवाल भी पूछेगा। देखो बोलते हैं कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन जब ऐसा होता है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 कि आपसे ही आप ही के खिलाफ गवाही नहीं ले सकते, आपसे ही आप ही के खिलाफ सबूत नहीं ले सकते, बट पुलिस सब ले लेती है। और बाद में क्या बोलते हैं, यू आर नॉट कोऑपरेटिंग, नॉट कोऑपरेशन का हवाला देकर आपकी बिल डिसमिस करा देते हैं। तो ऐसा ही बिल्कुल होता है। तो आपको देखना पड़ेगा, यहां पर आप एंटी करप्शन में जा सकते हो अगर पुलिस वाला गड़बड़ कर रहा है। किसी ने हीनियस तरीके से मर्डर किया, बिल्कुल प्लानिंग करके, उसके मर्डर करने की उसको पता है अब जेल तो जाना ही है, जैसे ही ये चीजें बाहर आएंगी और मैं जेल चला जाऊंगा, वो देश छोड़ के भाग जाए, यूएस चला जाए, कनाडा चला जाए, दुबई चला जाए, उस केस में क्या होगा? सर देखो देश छोड़ के कोई इंसान भाग गया, भागने नीरव मोदी भाग गया, भागने को तो माल्या भाग गया, उन्हें कौन सा आप इंडिया ले आए? कितने ही ऐसे अपराधी की देश से भाग गए अपराध करने के बाद फिर भी अरेस्ट हो जाते हैं। अपने देश की जो पुलिस है ना, पुलिस सिस्टम जो है अपने देश का इतना वीक नहीं है कोई इंसान अपराध करके भाग जाए। जाके उसने असाइलम ले लिया, जाके उसने खुद गवर्नमेंट को कुछ सपोर्ट कर दिया, फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया, तो एक बात अलग है कि वहां गवर्नमेंट ही आपको आने देना नहीं चाहती, पर गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर नहीं है तो ऐसे में पुलिस ले आएगी उसे, विदाउट गवर्नमेंट बिल्कुल ले आएगी सर। और ये वहां की पुलिस भी अगर पकड़, रेड कॉर्नर नोटिस होता है, जिस भी एयरपोर्ट पे जाओगे आप धरे जाओगे, तो रेड कॉर्नर नोटिस किसी का इशू हो गया, जहां पकड़े गए अपने देश की पुलिस जाएगी उसको लेके आ जाएगी। बहुत सिस्टम है सर, सिस्टम बहुत है। कोई इंसान सोचे मैंने अपराध कर दिया भाग जाऊंगा और कभी इनके हाथ नहीं आऊंगा, तो गलतफहमी है उसकी। ठीक है, देखो होता क्या है, कई लोग भाग जाते हैं, वो आना चाहते ही नहीं कोर्ट में। अगर पुलिस अपनी पे सही से आए और कोर्ट अपना काम सही से करे, वो भाग नहीं पाएगा, भाग ही नहीं सकता, भाग नहीं पाएगा। दूसरा क्वेश्चन, किसी पर मर्डर केस लग गया, अब वो जेल के अंदर है, अब वो दादा है वहां का, ठीक है, उसको ये भाई मैं तो मर्डर करके आया हूँ, एक और कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, एक और कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। पहला मर्डर होने के बाद अगले 100 मर्डर आदमी यही सोचकर करता है कि अब तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बाहर निकलना ही नहीं, वैसे ही मुझे बाहर निकलना नहीं है। तो क्या एक और मर्डर करने के बाद अगला मर्डर करना प्रैक्टिकली सही है? हम जब स्कूल पढ़ते थे ना, वहां पे सिखाया जाता था कि बैड, पुअर, वर्स्ट होता है। क्या तीनों एक ही शब्द है? नहीं, अलग अलग। बैड अलग है, पुअर अलग है, वर्स्ट अलग है ना। एक इंसान को देखो, एक इंसान पहले उससे कोई मर्डर हो गया और दिख रहा है कि उसके अगेंस्ट में एविडेंसेस नहीं है, ये एक बैड केस है।
पुअर क्या हुआ है, अंदर जाकर उसने सुपारी दूसरा बंदा मरवा दिया, ये पुअर हो गया। अब वर्स्ट क्या हुआ, अंदर ही उसने एक बंदे को पकड़ के और वो जो चम्मचों से हाथ का हथियार बना लेते हैं उससे आदमी को मार दिया, ये वर्स्ट हो गया। अभी शायद हो सकता है कि वो बरी हो सकता था पहले वाले में, दूसरे वाले में उम्र कैद तो होगी, तीसरे में सीधा फांसी होगी उसे। आप ये बात मत सोचो कि 1 की सजा हुई 10 की सजा हुई, ये फिल्मों में डायलॉग अच्छे लगते हैं। किताबें पढ़ो, हमारे साथ आओ, कभी बैठो, हम किताबें देंगे और आपको पढ़वाएंगे। आप एक बताओ, जो ये हाफ मर्डर जो आपने मुझे बोला था, अटेम्प्ट टू मर्डर, सजा 10 साल की है, फिर उम्र कैद होती है, फिर फांसी हो जाती है, क्यों? अरे आप मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर में फांसी अरे होती है मेरे भाई। आप केस को समझो, तो ये वर्ड बोलना कभी भी कि 1 करूं या 10 करूं, अपराध तो सेम ही है। देखो देखो, जो बंदे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स है ना, उनको अंदर ही रहना है दोस्त, वो बाहर आने में इंटरेस्टेड नहीं है। बाहर आएंगे मारे जाएंगे, अंदर सेफ है। लाइक बहुत सारे लॉरेंस बड़े बड़े गैंगस्टर्स, हाँ बोल सकते हो आप, बाहर नहीं आना। पर उस पर भी अभी तक कोई ऐसा कोई केस प्रूव नहीं हुआ ना। हाँ। क्यों? मैंने भी शुरू में आपको बोला था, क्या बोला? बेनिफिट ऑफ डाउट, लैकिंग ऑफ एविडेंसेस। अगर लॉरेंस बिश्नोई को कभी बाहर आना पड़े और वो आपसे कांटेक्ट करे, सपोर्ट करोगे आप? देखो ऐसा होता है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, क्लाइंट क्या बोलता है कि वो सामने जो मेरे पास आया वो मेरा क्लाइंट है। हाँ। और मैं ड्यूटी बाउंड हूं उसको सपोर्ट करने के लिए, मैं ड्यूटी बाउंड हूं उसको बचाने के लिए, मैं ड्यूटी बाउंड हूं उसके लिए कोर्ट में खड़े होकर आर्ग्यूमेंट करने के लिए। तो मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा काम नहीं है किसी को बरी कराऊं या सजा दिलवा दूं, मेरा काम है बरी के लड़ना, मेरा काम है उसकी बात को रखना। ये काम जज साहब का है, जज साहब अच्छे से कर सकते हैं, मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आगे क्या होगा दैट विल बी। डायरेक्ट मर्डर करना ज्यादा बड़ी बात है या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराना ज्यादा बड़ी बात है? कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ज्यादा बड़ी बात है, यह बड़ी क्लियर है, प्लानिंग, इंटेंशन, प्रिपरेशन, मोटिव, सब कुछ तो है। तो जिसने चाकू मारा वो तो छोटा आदमी रह गया, yes, जिसने मरवाया वो बड़ा आदमी हो गया, चाहे वो जेल में है। मारने वाले, देखो ऐसा होता है कि इंसान बोलते ना कुछ तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, बोलते हैं ना। तो एक इंसान मर्डर जैसा कुछ काम करने जा रहा है, कुछ तो मजबूरी उसके पीछे है। ठीक है। और ये प्रूव करने में सर सालों बीत जाएंगे कि उसने ही मर्डर किया है। अपना देश का सिस्टम कुछ ऐसा ही है दोस्तों। एक बताऊं, मैं सभी को एक बात बोलता हूं कि अपने देश, किसी भी देश का कानून इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए कि किसी ने चवन्नी चुरा ली गोली मार दो, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। इतना लीनियंट भी नहीं होना चाहिए कि बंदा मार दो और दूसरा बंदा खड़ा कर दो, उसका फाइन भरवा दो और घर पे आ जाओ। आप अपने देश के कानून को हम बोलते हैं बहुत लचीला कानून है। लचीला कानून इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 21 सबके साथ खड़ा है, लाइफ एंड लिबर्टी। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि किसी से मर्डर हो गया, अनइंटेंशनली हो गया, अब उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली है जो उस पे लायबल है, वो उसका करता धरता, बेल मिलती है सब लोगों को? मिलती है। एक मर्डर आदमी, एक केस था हमारे पास जिसमें कि वो मर्डर केस में जेल में अंदर था लगभग 7 महीने के बाद में, ईडब्ल्यूएस कोटे से था वो। अब बच्चे का एडमिशन होना है स्कूल में, हमने बेल लगाई सेशन कोर्ट में, भाई बच्चे का एडमिशन होना है, फादर की जरूरत है, मिली उसको बेल, इंटर्न बेल मिलती है, महीना 2 महीने के बाहर था बंदा वो। अब बाहर आया, बाहर आने के बाद सरेंडर कर दिया, अंदर चला गया। कुछ दिन बीते, बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, फिर उसको बेल मिली, फिर वो बाहर आया, फिर अंदर चला गया। कुछ वक्त और बीता, उसकी वाइफ की तबीयत खराब बहुत सीरियस हो गई थी, फिर वापस आया। तो यहाँ जब मैं कोर्ट में आर्गुमेंट कर रहा था तो पीपी साहब ने ये बोला कि नहीं नहीं, इनके तो ससुर भी है, तो वाइफ की तबीयत खराब वो देख लेंगे, जरूरत क्या है बाप की। जज साहब ने बोली ये बात। जज साहब क्या बोलते हैं कि एन हस्बैंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, वाइफ को वही देखेगा। उसको बेल मिली। जब 3-4 बार आ गया फिर हमने बेल लगाई। हमने ये बोला कि कोई इंसान को बेल ना देने के कुछ कारण होते हैं, बाहर आया गवाह को धमका देगा, डॉक्यूमेंट टेम्पर कर देगा, बहुत कुछ चीजें होती है, छेड़छाड़ कर देगा, भाग जाएगा, कोर्ट अटेंड नहीं करेगा, सारी की सारी कंडीशंस आउटलाइन हो जाती है। क्यों सर, मैं सब कुछ तो कर रहा हूं, बाहर आया फिर अंदर आया, बाहर आया फिर अंदर आया, मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा। तो अब बेल मिली भी, रूल को तोड़ूंगा मैं उसके अंदर? बेल मिली उसको, बेल मिली सर उसको। कई बार जो मामले सीरियस होते हैं तो इस तरह 4-5 बार पहले उसको बाहर निकालो। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है सर, प्रैक्टिकल ग्राउंड है, किताबों में नहीं लिखा इन चीजें, ये बड़ा प्रैक्टिकल है। कोई इंसान सीरियस केस में जेल में है, कोशिश करो वो इंटरिम पे बाहर आए, हफ्ता 10 दिन 2 दिन कभी बाहर आए। बाहर आ गया, अब सर यहाँ पर ये बात होती है, हमारा एक बंदा था मर्डर केस में जेल में था, उसके फादर की डेथ हुई, तो मैंने फटाफट से एप्लीकेशन लगाई कि भाई उसको आना पड़ेगा। अब वो जैसे ही बाहर, देखो टेक्निकलिटी समझना है इसके अंदर, उसको कैसे और लंबी उसको बेल मिली। वो जैसे ही बाहर आया तो उसके 2 बड़े भाई वैसे थे, हिंदू धर्म के अनुसार बड़ा बेटा ही चिता को आग लगाता है जी, जो दाग देना बोलते हैं, आग लगाना गलत वर्ड है, जो दाग देता है
तो जब वो बाहर आया उसके अंदर, तो पहले तो उसको हथकड़ी लगा कर लाए, गाड़ी आई बकायदा, जो वैन सी बड़ी वाली वैन होती है वो लेकर आई, उसके फादर की डेड बॉडी बाहर थी, हथकड़ी उसको लगा रखी थी। जब मैं वहाँ खड़ा तो मैंने हथकड़ी खुलवाई, मैंने हथकड़ी तो खुलवाई पहले कम से कम इसकी, आप दूसरे तरीके से पकड़ सकते हो आप इसको। हथकड़ी लगा के लाए और समाज में उसकी क्या तो रेपुटेशन है, क्या इज्जत रह जाएगी। बाप की लाश सामने पड़ी है, कपड़े उसके बदले, व्हाइट कुर्ता पजामा उसने पहना, फिर लेकर कंधा लगाकर वहां तक ले गए। शमशान घाट पहुंचने के बाद में मैंने उसको बोला, भाई चिता को आग तू दियो, अगर तुझे अब बाहर आना है, नहीं तो तू बाहर नहीं आने वाला। कह रहा भैया क्यों? मैं कहा जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना कर। उसके दोनों भाई समझ गए कि देखो वकील साहब की अपनी अगर बात सुन रहे हो ना, वो निकाल लेंगे किसी ना कुछ जुगाड़ करके। आप अपने आप में फूफा बनोगे ना, तो ना तो बारात में जा पाओगे और ना तो मेरा तिलक होगा। चुपचाप शांति से बैठो। वकील ने अपनी फीस ले ली, केस को प्रेजेंट करेगा, हुई हुई नहीं हुई नहीं हुई, सही बात है। या तो आप बात सुन लो उसकी पूरी तरह से, उसमें तू करेगा। उसने क्या दाग दिया, वापस आया, उसको जेल चला गया 5 बजे, गुड। नेक्स्ट डे मैंने बेल फिर लगा दी। सर 13 दिन का संस्कार होता है हमारे हिंदुओं में, 13वीं यही करेगा, तो इसको बेल की जरूरत, दाग इसने दिया है। मैं सब फोटो खिंचवा की सारी, मैंने फोटो लगा दी। जज साहब ने मुझे बोला कि वकील साहब इसके बड़े भाई भी थे, ये तो आपने अपना दिमाग यूज कर लिया। मैं कहा जनाब मैं दिमाग यूज करने वाला कौन होता हूँ? बाप की अंतिम इच्छा थी कि मेरी चिता को आग मेरा छोटा बेटा ही देगा, बड़े दोनों बच्चे नकारे हैं इसके। अगर आप लिख के दे सकते हो मैं दे सकता हूँ जी। एफिडेविट दिया बकायदा हमने कि दोनों भाई सपोर्ट नहीं करते हैं फैमिली को, और मम्मी व्हील चेयर पर है, उसको मिली। मैं कही तो मेरे लिए अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम क्यों हो रहा है? कल मैं दोबारा बेल लूंगा यही बात लगा कर कि मेरी मम्मी व्हील चेयर है और मेरे दोनों भाई काम के नहीं है, वो ध्यान नहीं देते। मैं तो मेरे फेवर की चीज होगी ना, हम दे दिया एफिडेविट, 13 दिन की बेल मिल गई, वो बंदा बाहर आ गया। 13 दिन और एक्सटेंड हुए, 1 महीना बंदा बाहर रहा, सरेंडर करवाया। 2-3 महीने बीते, उसकी मम्मी सच में व्हील चेयर पे थी, उसकी मम्मी के अब हमें हॉस्पिटल में लगवाना था, सेम एफिडेविट लगा दिया वापस मैंने। मेरे दोनों भाई ध्यान देते हैं, अलग रहते हैं मम्मी से, अकेला साथ रहा करता था बाप के साथ में, बाप की डेथ हो गई, माँ को दिखाए कौन? फिर उसको बेल मिली। सर मैं आपको बता रहा हूं वकील की चतुराई और वकील किस तरह केस को प्रेजेंट करता है। उस बंदे की बेल भी हुई रेगुलर, बंदा बाहर वो आया और आज उसे केस चल रहा है। लेकिन एक डाउट है, जब कभी भी बंदा जेल जाता है, हाँ। तो ज्यादातर वकील साहब एक बात बोलते हैं कि पहले इसके 14 दिन कंप्लीट हो जाने दो फिर बेल लगाएंगे। वो 14 दिन की साइकिल क्या होती है? आपने या तो कुछ ऐसे वकील साहब से डिस्कशन किया जिन वकील साहब को अभी सही से नॉलेज नहीं है, या तो उनसे डिस्कशन किया जो वकील साहब अभी क्रिमिनल प्रैक्टिस कर नहीं रहे। जैसी बंदा जेल जाता है ना, नेक्स्ट बेल लगाए थे हम, और वो खारिज हो जाती है। जरूरी नहीं है बेल हो जाती है, मुद्दा पकड़ना पड़ता है सर। मुद्दा पकड़ोगे, आपको ना थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, समझना इस चीज को क्या है। चाहे वो केस कोई भी हो, चाहे वो एनडीपीएस हो, चाहे वो पॉक्सो हो, चाहे वो मर्डर केस हो, चाहे वो आपका अटेम्प्ट टू मर्डर केस हो, चाहे चोरी का केस हो, ठीक है, लोग चोरी में भी जेल चले जाते हैं। अब समझाता हूँ यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है। ज्यादातर तो चोरी में ही जाते हैं चले जाते हैं, तो स्नैचिंग का अलग से सेक्शन आ गया। एक आदमी को अरेस्ट किया, अभी अरेस्ट कर लिया उसको, 24 घंटे कस्टडी में रखेंगे, 24 घंटे ही तो रख सकते हैं जी। अब मान लो कस्टडी 30 घंटे रखा, तो आर्टिकल 21 वायलेशन होता है। सिर्फ इस अकेले ग्राउंड पर कई बार मजिस्ट्रेट साहब ने बेल दे दी है, सीरियस केस होने के बावजूद। नहीं भी अगर दी है तो हमने उस 30 घंटे का एक जब ग्राउंड लिया, हाई कोर्ट जाकर आर्टिकल 21 में जब रिट लगाई, उसको बेल मिल गई सामने वाले को। ये प्रूफ देना पड़ता है लेकिन। हाँ जी, कि 30 आवर्स हो चुके हैं, इसको अरेस्ट करें, अब तक पेश नहीं किया। मैं उधम सिंह नगर एक केस में गया था, उस केस में वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स का वो केस था, उसको कस्टडी में रखे हुए लगभग 36 घंटे हो गए थे। ठीक है। और पुलिस वाले शाम को लगभग 3-4 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सब बैठे हुए वहां पर, बड़ी बड़ी बातें चल रही है। मैं कोर्ट में खड़ा था, मैं कोई बात नहीं, जाने दो, हम तो खड़े इसीलिए। सही बात है। वह कोर्ट में थे और लगभग 6:30-7 बज गए, जज साहब भी उठ चुके थे, सब कुछ हो चुका था। वापस मैंने वहां से कॉल करवाया कि मेरे बंदे को अभी तक यहाँ प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस नहीं किया गया है, मेरा आदमी जिंदा है मर गया पता कैसे चलेगा, मैं एप्लीकेशन बना के दे रहा हूँ, रिसीव करो इसको। मैं एप्लीकेशन लिख दी फटाफट से उसके अंदर कि मेरे बंदे को तब इन्होंने अरेस्ट किया, ऐसे टाइम था, ये सब चीज़ थी, मीटिंग कर रहे थे वहाँ, रेड सब कुछ दिखा दिया मैंने। दिखाने के बाद में जज साहब बैठे रात को 8:30 बजे, जज साहब बैठे, 2 बंदों को पेश किया गया जिनके पास से बहुत सारे प्रिंटर मिले, बहुत सारी मार्कशीट्स मिली, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिले। रिमांड नहीं होने दिया उसका मैंने, जेल में, वो जेल गए, बेल नहीं दी वहां से, हालांकि प्रूफ था। जज साहब ने ये बात कंसिडर नहीं की, जेल भेजा पर रिमांड नहीं हुआ। रिमांड होता तो 1 हफ्ते की, और वो सेम टॉर्चर चालू। जब एक वकील साहब कोर्ट में केस को प्रेजेंट करते हैं तो 24 आवर्स का एक बहुत बड़ा एक एग्जांपल है। मर्डर केस की बात कर रहा हूं, इसमें आप बेल मिल सकती है, मान लो नहीं मिली, आपको भेज दिया गया, या वहीं पे खड़े होकर आपने देखा ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट तो है ही नहीं, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बेल मिल जाएगी आपको। ये ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या होता है? इसको थोड़ा बहुत बेसिक लैंग्वेज में देखो ये ना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है ना, ये कुछ जजमेंट से शुरू हुआ।
प्रवीर प्रकाष्टा का एक जजमेंट आया था, वहां शुरू हुआ। ठीक है। तो हालांकि पहले अपने देश के फंडामेंटल राइट में आता है ये, तो अल्टीमेटली तो 50 से चलता आ रहा है ये। पर ये ज्यादातर अभी फोकस ज्यादा हुआ है ये कि आप किसी इंसान को अरेस्ट कर रहे हो, बताओ तो अरेस्ट क्यों कर रहे हो। तो पहले नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस नहीं, उसको अरेस्ट कर लिया, और बता ही नहीं रहे क्यों अरेस्ट किया हुआ है। मर्डर किया उसने। अरे मर्डर किया कैसे, आपके पास सबूत क्या है? और बेशक किया है, आई एग्री किया है, सब कुछ मिला उसके पास से, पर पुलिस ने लिखकर नहीं दिया उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। बेल हो जाएगी उसकी, लिख के देना पड़ेगा। हाँ जी, एफआईआर लिखकर देना पड़ेगा। एफआईआर में वो लिखा जाता होगा। नहीं, एफआईआर का डॉक्यूमेंट नहीं है वो। एफआईआर कट गई, सामने वाले को अरेस्ट कर लिया, 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देना पड़ेगा लिखकर कि इसलिए तेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, और साइन कराएगी पुलिस। अच्छा, साइन करवाएगी, हाँ तेरे को बता दिया किस लिए अरेस्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे अरेस्ट कर लिया, मैं कन्नड़ जानता हूँ, दिल्ली में मुझे उठा लिया, बोलता भी कन्नड़ हूँ, लिखता भी कन्नड़ हूँ, सुनता भी वही, सब कुछ मुझे कन्नड़ ही आती है। उठा लिया, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दे दिया इंग्लिश में, कोर्ट में पेश करते ही मुझे सब वकील सीधा एप्लीकेशन लगा देगा, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर नॉट सेड। तो वो क्या बोलेगा, मतलब सर ये देखो साइन है। मैं कहता हूं उसको तो आती नहीं हिंदी इंग्लिश, कन्नड़ है ये तो उस ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पर बेशक साइन ले लिए हो, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। लेकिन 90% केसेस में ऐसा होता है कि जो पुलिस है वो व्हाइट पेपर पर साइन ले लेती है, फिर बाद में अपने हिसाब से लिखती है। सर देखो बाद में नहीं ना, यही तो वकील की ड्यूटी है। वकील फीस किस लिए ले रहा है आपसे? 24 घंटे में जैसे कोर्ट में पेश किया पहले डॉक्यूमेंट देखेगा। अब आधे ज्यादा वकील तो डॉक्यूमेंट देखना नहीं चाहते। अरे खड़े होते ही बोलो सर मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखाए जाए जिनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं मेरे क्लाइंट को, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिखाया जाए, नोटिस की बात है नोटिस दिखाया जाए, सर मुझे एफआईआर दिखाई जाए, जो स्टेटमेंट दिए डिस्क्लोजर वो दिखाया जाए। ये डॉक्यूमेंट्स आप मांग सकते हो, देखोगे, आपका अधिकार है, आपका राइट है। कोई ये पुलिस वालों की कोई वो नहीं है, आपके ऊपर मेहरबानी नहीं है, ये ग्राउंड है सर, आपका राइट है, फंडामेंटल राइट है आपका। अगर आपका अधिकार है कोर्ट में खड़े होकर सीना चौड़ा करके बोलो। देखो हर केस में ना बोलते हैं कि मम्मी से पैसे जब मांगने जाते हैं ना तो चौड़े होकर नहीं मांगते, 100 रुपए चाहिए मुझे काम है, चप्पल से मारेगी आपको। जब मांगते हैं तो मांगने का तरीका अलग होता है, लड़ने का तरीका अलग होता है। क्या मर्डर केस में एक्यूज्ड को बोलने की परमिशन है? बिल्कुल परमिशन है, हर वक्त बोलने की परमिशन है, जब जो बोलना है बोले। लेकिन सुनता कौन है? सब सुनते हैं सर। मान लीजिए कि 24 घंटे हो गए, पुलिस ने खूब तोड़ा ढंग से उसको, मारा पीटा, और वो समझदार था, उसके वकील से मिला। 41D CRPC ये बोलता है कि पुलिस से जब पुलिस की कस्टडी में है तो वकील जाके मिल सकता है। ठीक है। अब वकील ने उसको बोला सुन मेरी बात, जैसे तेरे को पेश करेंगे ना, पेश करते ही तेरे को निशान तो है तेरी बॉडी पे, शर्ट उतार दी वहीं कोर्ट में और जज को दिखाइए, जनाब मुझे इतना मारा था, नील पड़े मेरी पूरी बॉडी पर, पैंट भी उतार दी, तेरे मारा था उसके अंदर। कई बार कर देता हूं मैं तो ये कोर्ट के अंदर काम, ये डिपेंड करता है सर आप कितने, मतलब कोर्ट सर मैं शर्म किस लिए, कोई मेरा ससुर थोड़ी खड़ा है वहां पर। सही बात है, मुझे तो अपना काम करना है। अब ये कर चुका हूं मैं एक बार सेम कोर्ट में, जब चोट वोट लगी थी, मैं कहता मैं बोलूंगा ना तो दिखेगा नहीं, जो दिखता है वही चलता है। तो जैसी कोर्ट में गया, जैसे खड़ा करा, फटाफट शर्ट बटन खोल लग गया वो, तो खोले फटा उतार दी, मैं जनाब इतना मारा, देखो कितने नील पड़े उसकी बॉडी पर। क्या पुलिस कस्टोडियल टॉर्चर क्या कहीं भी वैलिड हो सकता है? नहीं हो सकता। जितने पुलिस खड़े थे ना थाने के साथ, सस्पेंड का ऑर्डर आ गया सर, सस्पेंड हो गए। होते हैं। आपको अपने राइट्स को सही तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा, सब रेमेडी मिलती है। क्या एक्यूज्ड खुद विटनेस बन सकता है अपने केस का? बिल्कुल बनता है। 315 CRPC क्या बोलता है, पर ये एंड का प्रोसेस है ये, मतलब देखो केस चल रहा है, अरेस्ट कर लिया, पेश कर दिया, चार्जशीट लग गई, आपके आर्गुमेंट ऑन चार्ज हो गए, सारे एविडेंस हो गए, डी ये एक स्टेज आती है 313 की स्टेटमेंट, 315 की स्टेटमेंट। 313 की स्टेटमेंट बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज। ठीक है, एक्यूज अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, गवाही तो बना हुआ है, बता रहा है वो, सर ऐसा नहीं हुआ, सर वैसा नहीं हुआ, सर ये गलत है, सर वो गलत है, हो गया। अब 315 की एप्लीकेशन लगती है जब वो गवाह बन जाता है। अभी गवाह नहीं था 315 में, 313 में गवाह नहीं था क्योंकि वो ऑन ओथ नहीं होती। ठीक है, अब 315 गवाही है। ठीक है, आपने जो बोला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑनेस्टली पूरे पॉडकास्ट का सब सुपर क्वेश्चन है ये। और लोगों को क्या मतलब, कई सारे वकील 315 की एप्लीकेशन ही नहीं लगाते। आप मर्डर केस में भाई 315 लगा देना, सबको बोल रहा हूं मैं। आप अगर मर्डर केस में हो, 304 में हो, 304 जो 105 सेक्शन बन गया अभी अपना बीएनएस का, आप चाहे तो 109 में हो, अटेम्प्ट टू मर्डर में हो, चाहे 304B में हो, आप किसी भी केस में हो, आप 315 जरूर लगाना। और 91 की एप्लीकेशन शुरू से लगा के चलना। अपने कम से कम जो एविडेंसेस हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी है, लोकेशन है, एक वक्त के बाद खत्म हो जाती है। आप प्रिजर्व की एप्लीकेशन लगा के चलो कि ये चीजें प्रिजर्व करके रखी जाए, ये मेरे काम के एविडेंसेस हैं। टिकट्स हो सकती हैं, कुछ भी। देखो मैं फिर आपको बता रहा हूं, अच्छे देखो मैं तो किसी वकील खराब तो बोलता नहीं। क्यों नहीं बोलता? एक इंसान की प्रैक्टिस होती है, एक्सपर्टीज होती है।
ठीक है। एक काम को बार 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 करते करते, अब मम्मी जब घर में कुछ खाना बनाती है तो वो थोड़ा काट रही होती है ना, उनकी उंगली नहीं करती, आप काट के देखो उंगली कट जाएगी। प्रैक्टिस बोलते हैं इसको, ठीक। एक वकील साहब की जो प्रैक्टिस बार 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 करने की, उसका एक्सपीरियंस होता है। आपने मुझे बोला कि सर ये एफआईआर पढ़वानी है जी, तो एक अच्छा वकील फीस मांगेगा आपसे। एक वकील है वो फीस नहीं लेंगे कि वो सीख रहे हैं, या फर्क है बहुत बड़ा। ये समझदार या इंटेलिजेंट या प्रैक्टिस्ड वकील वो कमियां निकालेगा एफआईआर में से जो आप सोच नहीं सकते। उसका पढ़ने का नजरिया अलग है। जब मैं किसी एफआईआर को पढ़ता हूं, मेरा तरीका है, पहले मैं एफआईआर पढ़ता हूं, दिमाग में आ जाता है कि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ इस केस में, पहले सेम केस लड़ चुके हैं, तो हर एक स्टेटमेंट पे एक कोई ना कोई हम केस को सामने ला सकते हैं। ठीक है। पढ़ने के बाद में उसको मैं उसी वक्त नहीं, 2-3 घंटे के बाद आंख बंद करके 2-4 मिनट के लिए वापस रिवाइज करता हूं, ऐसा ऐसा हुआ, उसको एक माइंड में एक पिक्चर बनाता हूं उसकी। तो ना बहुत सारी चीजें रास्ते में अटक जाती हैं, फिर दोबारा पढ़ता हूं उसको। तो जब दोबारा पढ़ने बैठता हूं ना, सोचने के बाद, वो एफआईआर बदल चुकी होती है। मैक्सिमम 90% एफआईआर बदल जाती है। बदलती कैसे है? मेरे सोचने का नजरिया बदल जाता है, मेरा पढ़ने का नजरिया बदल जाता है। एक में एफआईआर में लिखा हुआ है कि रात को 11 बजे जब मैं एक्स के साथ बुलेट पर जा रहा था, उतरने के बाद में इसका एक आदमी वहां पे खड़ा हुआ था जिसके हाथ में चाकू था, उतरते ही इसने उसे गर्दन पकड़ लिया, उस गर्दन में चाकू मार दिया। ये एक स्टेटमेंट है जो लिखा हुआ है। ठीक है। अब वहां लिखा हुआ है, फिर मैं उसको पढ़ता हूं दोबारा से। कहता है रात को 11 बजे जब ये दोनों इस बुलेट पर जा रहे थे तो उसको बी ने देखा कि दोनों बुलेट पर हैं। इसको बोलते हैं लास्ट सीन थ्योरी। मेरे दिमाग में आता है लास्ट सीन थ्योरी केस है बेटा, ये केस एविडेंस बेस्ड नहीं है। जैसे ही वहां पर जाके उतरे तो उतरते ही उसने गर्दन पकड़ लिया, दूसरे ने चाकू मार दिया। अब सवाल ये आता है, बेटा ये स्टोरी पुलिस को बताई किसने? वो तो मर गया, मर गया ना वो आदमी। ये स्टोरी किसने बताई पुलिस को? किसी ने तो बताई होगी। नहीं, या तो पहले एफआईआर होगी या इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो सकती है। बिना एफआईआर काटे इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई? लेकिन कई बार पुलिस लिख देती है एफआईआर में कि हमें सूत्रों से पता चला। सूत्रों से कैसे पता चला? सूत्रों से पता चला तो पहले एफआईआर, सूत्रों से पता चला तो एक गवाह बन गया, आई विटनेस है। मुखबिर, अरे भाई मुखबिर तो आई विटनेस बनेगा फिर वहां पर। क्या मुखबिर को कोर्ट में बुलाना लीगल सर मेरा सवाल कुछ और है, आप सवाल समझो पहले मेरी बात का। ठीक है। वो कहता है कि रात को जाते हुए बी ने एक्स और वाई को बुलेट पे देखा। ठीक है। यहां तक ही तो स्टोरी बनेगी, बाद में डेड बॉडी मिलेगी उसकी। अब किसने किसको मारा? ये बीच में एपिसोड कहां से आया? ओके। मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, जब एक वकील साहब जब केस को पढ़ते हैं ना दोस्त, तो उसमें जब पहली बार पढ़ते कुछ और होती है वो एफआईआर। मेरे साथ हुआ है ऐसा, और ऐसा ही होता है हमेशा। जब पहली बार एफआईआर पढ़ते हैं बड़ी जल्दबाजी पढ़ते हैं, सामने वाला सवाल पूछ रहा होता है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जवाब दे रहे होते हैं, पर जैसे उस एफआईआर को दोबारा पढ़ते हैं बहुत कुछ निकलता है उसमें से। अभी रिसेंट का केस है हमारे पास। एफआईआर पढ़ना ही एक कला है। कला है सर, पैसे लेते हैं लोग, वकील लोग इस चीज के। आप भी लेते हैं? सभी लेते हैं सर। क्यों नहीं लेंगे सर? बहुत मेहनत लगी है। बहुत बार अपनी हेल्थ को भी हमने कॉम्प्रोमाइज किया है। और बहुत बार जिस समय आप लोग फेस्टिवल्स मना रहे होते हो, हम उस केस में फंस जाते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ ना फास्ट ट्रैक केस चल जाते हैं। ज्यादातर मुझे लगता है केसेस ही फेस्टिवल टाइम पर होते हैं। नहीं सर देखो, वहां पर क्या है कि फेस्टिवल टाइम पे भी केस होते हैं। मान लीजिए कि ये दिवाली है, मतलब दिवाली है, अभी एकदम से फोन आया, जैसे कि सुबह फोन आया कि सर यहाँ पे एक मर्डर हो गया सर, मेरे भाई को उसने उठाया पुलिस ने, और सर उसको पेश करेंगे कोर्ट में, क्योंकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट तो हमेशा है, 365 दिन कोर्ट खुलते हैं, छुट्टी वुट्टी तो कोई होती ही नहीं। अब वहीं पर वकील साहब का होना बहुत जरूरी है कि पहली अपीयरेंस है वो कोर्ट में, वकील साहब को होना चाहिए। तो मेरी दिवाली बाद में बनेगी, 5-6 बजे के बाद, पहले मुझे उसको देखना है। ये भी हो सकता है कि शाम को 7 बजे 8 बजे मजिस्ट्रेट के घर पे पेश करने जा रहे हैं, तो मुझे वहां पे होना पड़ेगा। एक वकील साहब इतने एक्टिव होने चाहिए कि अगर रात को 2 बजे फोन आए कि यहां पर रेड मारने पुलिस आई है, वकील साहब जानते हैं वहां पर बहुत कुछ बचा सकते हैं। बहुत कुछ इलीगल जो सर्च होती है ना, सर्च और सीजर होता है, 107 इसको बोलते हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उससे पहले आ जाओ 105। 105 का मतलब होता है वीडियोग्राफी पूरी होगी। जब सर्च और सीजर हुआ, साइन वाइन सबकी वीडियोग्राफी होगी। ठीक है। और यहीं पर अब 2 इंडिपेंडेंट विटनेस भी होने चाहिए। आपके वकील साहब खड़े और इससे कुछ हो नहीं रहा, उन्हें यहीं से मुद्दा पकड़ लिया उन्होंने कि मेरा डिफेंस ये है कि 2 इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं होने चाहिए। वीडियोग्राफी देखिए वो जो सीजर है ना, विटनेस होना चाहिए कि सामने कौन था जिस सामने वो सारी सर्च वर्च की गई है। सर सर्च को गलत तरीके से अगर आपने कर लिया ना, बंदा एक्विट हो जाता है, बेल की तो बात की बात है। मैं वही समझा रहा हूं फिर से आपको, जितना सीरियस केस होगा उतने ज्यादा क्वेश्चन ऑफ लॉ आएंगे। डायरेक्ट सीधे घर पर जाके उठा लेना किसी भी बंदे को, क्या ये लीगल
जो है ठीक है? सर देखो, पुलिस, मैं हर जगह में पुलिस को गलत नहीं बोलता, हाँ। और फिर बोल रहा हूँ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 आपके लिए, सबके लिए बना है। पुलिस वाला हरकत करे, एक्शन कर दो। और सब पुलिस वालों को, जितने भी सरकारी नौकर हैं, उन सबको भी मैं एक बहुत काम की पते की बात बताता हूँ कि आप सबको भी सेक्शन 8 पढ़ लेना चाहिए। डिमांड का जरूरी है होना। बिना डिमांड के पैसा अगर दे दिया गया तो वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में नहीं जाएगा। 7 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट भी होनी चाहिए। बात ये, पुलिस गई, पुलिस ने उठाया, अरे पुलिस उठाना छोड़ो, वो तो आजकल तो मैंने देखा 2 बंदे सिविल में आते, बंदे घर से उठा के ले जाते हैं। हाँ? कई सारे मामले होते हैं ऐसे। तो क्या लीगल है? नहीं है। DK बासु की जजमेंट पढ़ लो आप, गलत है, इलीगल है प्रोसीडिंग। बैच कहां था आपका? जो वर्दी में नहीं, बैच कहां से होगा उसका? सही बात है। बहुत जगह पर कानून टूटते हैं। देखो, मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि बोलते ना कि विच इज योर 6 कैन नॉट बी माई 9। जरूरी तो नहीं है ना, चीज तो एक ही है, देखने वाले का समझ का फेर है। हम उस, लोग बोलते हैं FIR इज नॉट ए इंसाइक्लोपीडिया, बट एक वकील के लिए इंसाइक्लोपीडिया बन जाता है। कहता केस तो मेरा यहीं चलेगा, जो इसमें लिखा है शुरुआत तो वहीं से होगी। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दो। मान लीजिए एक्स ने मर्डर कर दिया, अब ना उसे जेल जाना है, ना उसे प्रोसीडिंग करनी है, कोर्ट से भी बचना है, पुलिस से भी बचना है। वो सीधे मर्डर करके अपने वकील साहब के पास गया कि सर मेरे से मर्डर हो गया है, अब मुझे इन सारे झंझटों से बचाओ। तो उसका सीधा तरीका क्या है? देखो, मैं लीगल और इलीगल दोनों जवाब देता हूँ आपको। होता क्या है कि पहली बात, आपसे कोई अपराध हुआ, मर्डर ही नहीं, कोई भी अपराध हो गया, जितना जल्दी हो सके सीधा अपने वकील साहब के पास पहुंच जाओ। और आपके साथ कोई अपराध हो गया, जितना जल्दी हो सके पुलिस के पास पहुंच जाओ। अब बात ये आती है, मान लीजिए कि उसी थाने में मर्डर हुआ है, मर्डर में आपका नाम आया, किया नहीं किया जज साहब डिसाइड करेंगे, हमारा काम नहीं है। मर्डर हुआ, कोई आदमी मर गया, उसका नाम आ गया, अब उसी थाने का SHO आपका जानकार है। अब वहीं पे स्टोरी बदल दी जाती है कि मर्डर तो हुआ, जब मर्डर हुआ इसको इन्फॉर्मेशन मिली, ये उसके पास था, अभी हमने ट्रैक किया तो आसपास मिला भी नहीं, मर्डर ऑफ वेपन इसके पास से है नहीं, पूछताछ में ये पाया गया कि इसने मर्डर शायद नहीं किया होगा, इसीलिए हम इसको 41 का नोटिस देकर अभी छोड़ रहे हैं। छोड़ दिया ना उसे। ये तो लीगल प्रोसीडिंग है, ठीक है। कुछ इलीगल तो इसमें नहीं हुआ ना अभी तक। अब इलीगल कैसे होता है कि उसको पकड़ा, वो थाने उसी टाइम पकड़ लिया, बिठा रखा है उसको, कुछ पैसे का लेन देन हुआ, उसको छोड़ दिया, भाग जा तू यहाँ से, भाग जा, आत्महत्या हो। ये इलीगल प्रोसीडिंग है। सेफ कौन सी है? पहली वाली। सर पता है क्या होता है, किसी इंसान से काम भी करवाना बट लीगल टर्म्स में करवाना आना चाहिए। लेकिन पहले वाली जो है वो फॉलो नहीं होती और सेकंड वाली ही फॉलो होती है। देखो, सेकंड वाली अगर फॉलो होती है, उसको भगा दिया गया तो एंटीसिपेटरी बेल है तो आपके पास, एंटीसिपेटरी बेल पे जाओ। लेकिन ऐसा रहता है कि उसको पैसे लिए भगा दिया, क्या हाथ मत? बहुत होता है सर, बहुत होता है। ये इतने सारे मामले एंटी करप्शन पे क्यों चल रहे हैं? इतने सारे डेली पुलिस वाले जाकर हाजिरी क्यों लगा रहे हैं? होता है, बिल्कुल होता है। ज्यादा फोकस किस पे करे एक्यूज्ड, बेल लेने पर या जो केस उसे क्वेश कराने पर? सर देखो, ये ना सवाल बहुत बड़ा है और बहुत लंबा इसका जवाब है, बट मैं फिर भी बोलूंगा, क्वेश आसान नहीं है। भजन लाल का जजमेंट है, वो सारी कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। दूसरा, बेल भी कोई आसान नहीं, हलवा नहीं है ये। बंदा बोलता कांड कर दिया, एंटीसिपेटरी बेल ले लो, अरे कैसे ले लो, मिलेगी नहीं तेरे को बेल। हर किसी बेल नहीं मिलती एंटीसिपेटरी, ये तो एक रेमेडी है कि बाम लगाने सर का दर्द ठीक हो जाता है। और कब तक वैलिड रहती है एंटीसिपेटरी बेल? जब तक केस चल रहा है आपका। ओके। जब तक आप उसमें दी गई कोई कंडीशन को आप मतलब रूल तोड़ ना दो। अब उसमें लिखा हुआ है कि आप इस विक्टिम के घर के आसपास नहीं जाओगे, ठीक है। अब तुम गली में जाके बैट बॉल खेल रहे हो उसकी, ले जाएंगे उठा के तुम्हें। आप विक्टिम को नहीं धमकाओगे, आप उसका फोन फ्रेंड कर रहे हो, उठा के ले जाएंगे आपको। तो यहाँ पर हर चीज को देखना पड़ेगा, उसके प्लस और माइनस दोनों देखने पड़ेंगे। अगर एविडेंस है वो वीक पड़ जाए तो वो किस तरीके से कोलैप्स? सामने वाले को बरी तो 100% होगा, वो बेल भी जल्दी मिल जाएगी। एविडेंस वीक कब पड़ जाते हैं? जब स्टेटमेंट जो देने के लिए आया वो खुद ही हॉस्टाइल हो गया। ओके। अब ना सभी वकीलों के लिए एक बात बोलना चाहूंगा, जो नए वकील साहब आ रहे हैं, लॉ स्टूडेंट है या कोई भी केस में आ गया है, आपके पीपी साहब अक्सर मैंने देखा है कोर्ट में खड़े होकर बंदा स्टेटमेंट दे रहा होता है, सही स्टेटमेंट दे रहा है जो उसने बोला, उसमें ना अपने ही शब्द, मतलब वो लीडिंग सवाल पूछ रहे होते हैं पीपी साहब, और वकील साहब को नॉलेज नहीं है, चुपचाप बैठे बंधु की तरह और देख रहे हैं उसको। जब तक पीपी साहब सामने वाले से लीडिंग सवाल नहीं पूछ सकते, जब तक सामने वाला हॉस्टाइल ना हो जाए। हॉस्टाइल हो गया आपका विटनेस, तो अब पीपी साहब को राइट है पूरा कि अब वो यहां पर हॉस्टाइल होने के बाद में लीडिंग सवाल पूछ सकते हैं, पहले नहीं पूछ सकते। यहां वकील साहब को बार बार ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए
और नई बात बन रही है, स्टेटमेंट पूरी हो गई, इमीडिएटली आप जाओ हाई कोर्ट, आपको सॉल्यूशन मिलेगा उस चीज का। कोर्ट में चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पीपी साहब के बीच में जो बहस हो रही है या जो डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रोवाइड कराई है वो जो ऑर्डर में लिख दिया गया, वो दोनों बेकार है। पीपी साहब ने क्या बोला, कोई वैल्यू जब तक वो ऑर्डर पे नहीं आएगी, जब तक कि वो टाइप नहीं होगी। डॉक्यूमेंट क्या दिया, कोई वैल्यू नहीं जब तक वो टाइप नहीं होगा। मैंने क्या बोला, कोई वैल्यू नहीं जब तक वो टाइप नहीं होगा। और वो टाइप किसके कहने पर होता है? नहीं, टाइप तो देखो, कई बार मैं बहुत सारी कोर्ट गया हूं, मैं वहां तो कई बार हाथ से लिख रहे होते हैं। चल रही है, बस चल रहा है काम। सर अपने देश में लगभग 5 करोड़ जो केस पेंडिंग है ना, वो ऐसी नहीं है। फिर बोलता हूं, कुछ तो मजबूरी रही होगी, ऐसी कोई विवाद नहीं होता। ये 5 करोड़ केस जो पेंडिंग है, ये एवी नहीं हो गए हैं। 5 करोड़ केस और 10 पर केस में 10 लोग, तो लगभग बड़ा ही सिस्टम लचीला खराब इसलिए भी हो रखा है यार। इतने सीरियस केसेस में, मैंने अभी हमारे पास एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, मुझे उसकी बेल करानी है, उस बंदे की बेल लगानी है, सेल्फी में जाना है उसको। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उस आदमी की जो चार्जशीट लगी वो 4 महीने में लगी। ठीक है, उड़ीसा केस है वो, और वकील साहब ने डिफॉल्ट बेल तक मूव नहीं करी, जबकि तुरंत मिल जानी चाहिए। अरे बेसिक्स है ये। आप कभी ना टाइम देकर, एक बोलते ना कि बेसिक्स ऑफ लॉ, इसका एक सब्जेक्ट बनाओ और पॉडकास्ट करो। बेसिक्स नहीं पता, बहुत सारे लोगों को बेसिक नहीं पता। ठीक है, अगर कोई अक्यूज्ड जेल में है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसकी फैमिली जो है साउंड नहीं करती फाइनेंशियली, आप जैसे वकील साहब को नहीं हायर कर पा रहे हैं, अब वो अक्यूज्ड अंदर जेल में रह के क्या कर सकता है? हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट है, और स्पीडी ट्रायल तो फंडामेंटल राइट है आपका। ठीक है, ये कोई दया दृष्टि नहीं है जजों की, या कोई दया दृष्टि नहीं है किसी पुलिस वाले की या कोर्ट की। आपका स्पीड ट्रायल चलना चाहिए। बोलते ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब मान लीजिए कि किसी के भाई की डेथ हो गई, किसी भाई को मर्डर कर दिया, उसको मार दिया, आज ट्रायल 9 साल से चल रहा है, और जैसे ही उसको अरेस्ट किया, मुझ जैसा कोई वकील गया, 3 महीने बेल लेके आ गया, ठीक, उसको इंसाफ तो बेचारे को नहीं मिला ना। 9 साल से वो आदमी आजाद घूम रहा है, जब जब देखता होगा तब तक उड़ता होगा अंदर ही अंदर। उसकी माँ बाप देखते क्या बोलते, हम इसको मार दें, ऐसे होता है ना। तो ये जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड हो गया। स्पीडी ट्रायल की इमीडिएटली एप्लीकेशन मूव कर दो। ठीक है, नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट तक जाओ। देखो चीजें ना बोलते कुछ, बहुत सारी बातें किताबों में दब के रह जाती है। क्या दब के रह गई है? क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, क्वालिटी हेल्थ के लिए आपको हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, होता ना, क्वालिटी लॉ, क्वालिटी लीगल एड मिलेगी। अरे क्वालिटी मिलेगी, बोलते ना फ्री में, अगर फ्री में कुछ देना ही है ना, स्वास्थ्य न्याय और एजुकेशन दे दो, ये फ्री दो। अरे पर फ्री भीख में मत दो, क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी जिस दिन मिलेगी, उस देश के तरक्की होने से कोई रोक ही नहीं सकता दोस्त। क्वालिटी मिलनी चाहिए। अब एक बेचारे का मर्डर हो गया, यहाँ पर वो जा रहा है लीगल एड ढूंढ रहा है, उसको मिल ही नहीं रही। जो लीगल एड मिल रहा है वो फोन नहीं उठा रहा, उसका बातचीत तक नहीं कर रहा। इसका पैमाना कैसे होगा, कैसे मापेंगे इसको आप? एक गरीब आदमी, उसको पता ही नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े देखो, एक सही आदमी जो होगा ना, उसको गिलानी फील खुद होती है। जैसे कई बार मेरे सामने आते, एक बुढ़ा आदमी है 60 साल का, बेचारा हाथ जोड़ के और नीचे आके बैठ गया, ऑफिस में आया बैठ गया, तो मुझे गिलानी फील होती है कि इंसान वो भी और मैं भी। आप उसकी एज की तो कम से कम थोड़ा सा कंसीडर करो। सही बात है। मैं खुद चेयर से उठ के बोलता हूँ, देखो यार नीचे मत बैठो आप, चेयर दी है, चेयर पर आराम से बैठो, अब सामने चाय पिए, कॉफी पीजिए, फिर आप मुझसे डिस्कस कीजिए। वो बेचारा हाथ जोड़ के बैठ रहता है ऐसे करके, हाथ में उसके वो होता है गमछा, वो बैठ रहता है ऐसे। तो ना यहाँ पर ना अंतरात्मा ना हमें काटती है। वो कहती है या तो इससे फीस मत पकड़ियो, और पकड़ लेना बेटा तो आर पार होना चाहिए, भाईबंदी नहीं चलेगी इसके अंदर। यहाँ जमीर आपको फिर गड़बड़ कर देगा साथ में। बोलते ना कि दे शिवा पर मोह ये, शुभ कर्मन से कबहू न डरूं, ना डरूं अरि हो तब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। आप जब ऊपर वाले को मानते हो ना, थोड़ा सा भी आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर इंसानियत है ना, तो इंसान को देख के केस कर रहा होता है। हम वकील लोग है ना, हम 2 मिनट में भाप लेते हैं हमारे क्लाइंट को, 2 मिनट में। हमें ज्यादा नहीं लगती, बड़ा होगा कोई खलीफा कितना बड़ा होगा, कहता मैंने 5 मर्डर 6 मर्डर किए, तो हम फीस ज्यादा लेते हैं उससे। फीस भी लेंगे, काम करेंगे, जहां उसने लेफ्ट राइट किया बाय, हम तेरा केस लड़ेंगे। सही बात है, हमारी मर्जी है यार, नहीं लड़ेंगे तेरा केस। अब जो गरीब आ गया, अब उससे पैसे तो नहीं है, मैंने कहा मुझे इतनी फीस चाहिए, उसका 20% ही दे रहा है, या तो मैं उसकी फीस ना पकड़ू, मत पकड़ उसकी फीस, कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ ली तो फिर पकड़ ली ना, फिर कोई नहीं। अब यहाँ पे भी दिक्कत होती है दोस्त, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ही बोलता है, पता नहीं मेरी कुंडली ऐसी है, मेरी किस्मत ऐसी है, जिसकी मदद करने की सोचता हूँ ना, वही धोखा देता है।
मैंने बहुत करे हैं मेरी लाइफ में केस, बहुत करे हैं। बेल होने के बाद बस सबसे पहले केस लड़ रहा हूँ और अब उसके 3-4-5 महीने मुझे पता है इसकी बेल होने वाली है। अब वो क्या बोलते हैं, अरे वकील साहब 6 महीनों तक बेल ही नहीं हुई। पका पकाया सब कुछ पका मैंने दिया, रेडी कर दिया, दूसरा वकील एंट्री मार के बेल करा के ले जाता है। हम कहां पर जीरो। अच्छा, बेल होने के बाद क्या बड़ी गलतियां जो नहीं करनी है अक्यूज्ड को, वो और बता दीजिए। यार मालूम है, देखो क्या है ना, देखो विद्वान जो होता है ना, जिसके पास नॉलेज हो गया, नॉलेज उसकी नॉलेज बोलती है। ठीक है। वो बोलते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बात क्या होती है कि जो विद्वान है ना, जिसको जानता है कि वकील के यार मुझे नॉलेज बहुत है, बहुत केस लड़ लिए हैं, उसके पास तो कमी होती नहीं, उसकी पॉजिटिव एनर्जी आसपास घूम रही होती है, केस अपने आप खिंच के चले उसके पास आ जाते हैं। ठीक। नए नए जो वकील है जिसको नॉलेज नहीं है, बहुत सारे बंदे आपको मिलेंगे जो गलत तरीके से ही बात करते हैं। ठीक है। वो काट की हांडी एक बार तो चढ़ा देते हैं, दोबारा नहीं चढ़ती। शुरू में 10-20 हजार जो ले लिया काम खत्म हो गया। बेल लोगों को मिलती है, बेल लोगों का अधिकार भी है, बट आप एब्सोल्यूट राइट नहीं है ये कि आपको बेल मिलेगी ही। एब्सोल्यूट राइट नहीं है, अधिकार है बट एब्सोल्यूट नहीं है। बहुत सारी चीजें कुछ इस तरह से हैं, बोलते हैं कि न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल, कुछ इस तरह चलता है इस बात। हर बार नए नए ऑप्शन आते हैं। यार मैं तो डेली कोर्ट में देखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, आर्टिकल 141 बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देश का कानून है, अरे ताक पे रख देते हैं नीचे कोर्ट, सुनते नहीं। पूरा हम जजमेंट पढ़ के सुनाते हैं, पता नहीं कहां से रीजनिंग निकालते, रीजनिंग में कोई नहीं होती। अर्नेस्ट कुमार के जजमेंट में एक बात बोली गई, बिना 41 के नोटिस के अगर किसी को अरेस्ट कर लिया आपने, तो यहाँ देखो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन हो गया ना ये। सही बात है। मतलब आपने बाप की नहीं सुनी। अब यहाँ पर क्या हुआ, पुलिस अरेस्ट करके ले आई और मजिस्ट्रेट ने जेल भेज दिया। अर्नेस्ट कुमार के जजमेंट के लास्ट के 2 गाइडलाइन के आप पढ़ोगे, पहली लाइन उस सेकंड लास्ट बोलता है कि अगर पुलिस वाला ऐसी हरकत करता है तो पुलिस वाले के ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन होगा, सस्पेंड हो सकता है, टर्मिनेट की भी आगे प्रोसीडिंग हो सकती है। लास्ट लाइन में लिखा है और अगर इस चीज को मजिस्ट्रेट साहब ने नहीं देखा और जेल भेज दिया, मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर एक्शन होगा। अरे कहां होता है भाई, किसी का नहीं होता। होता है, मैं बताऊं कहां होता है। मैंने जो बोला है ना, इसमें भी वही बट आ गया। मैं कई बार हाईकोर्ट गया हूं 41 के ऊपर, पुलिस वाले पे एक्शन होता है। मुझे लग रहा है जो बेसिक्स ऑफ लॉ है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बोला ना कि सर बेसिक्स ऑफ लॉ पे हम अगर बात करना शुरू करेंगे, अपने 5-7 आराम से पॉडकास्ट बनेंगे। एक मैंने पॉडकास्ट किया था बहुत पहले, एक टवलीन के नाम से वो थी एक होस्ट हमारी, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, काफी लाखों में लोगों ने उसको देखा भी। मैंने कई बेसिक्स पे बात की थी, उस पर बहुत सारे बेसिक्स बताए थे। लोगों ने बहुत सवाल पूछे कि सर हमने तो ये किताबों ढूंढने से नहीं मिला हमें। देखो बहुत सारी चीजें ना किताब ढूंढने से नहीं मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए पुलिस वाले ने, अभी क्या होता है, पहले कानून अलग था, पहले रिमांड ले लिया तो एक 14-15 डेज का टाइम जो होता है, ले लेने के बाद बात खत्म हो गई, दोबारा आप जेल से ला सकते, अब ला सकते हो। अब पुलिस वाला आपको लिया है 3 दिन पे, फिर रिमांड पे रखा हुआ, पुलिस स्टेशन पूछताछ चल रही है, पेश कर दिया, ना तुम उसे कहीं लेकर गए, ना कोई डॉक्यूमेंट बरामद किया, कुछ नहीं किया, तो तफरी करने लेकर आए थे उसको, खो खो खेलने साथ में उसके। अब जब पेश कर दिया, मैंने मांग लिया जी प्रूफ दिखाओ, पेपर दो। आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ तो पेपर बनाए होंगे, वो बोल सकते हैं ना, इसने बताया ही नहीं, कुछ तो बनाए होंगे। वो किस्मत भी खराब मान लो, क्या वो उस क्लाइंट की, जज साहब बोल रहे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लिंक कोर्ट पे जाएगा मैटर, बाहर निकलते वो जो आई हो तो हाथ में जोड़ना शुरू कर दिया उसने, भाई आए प्लीज सर, वकील साहब ये मत मांगो सर, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। अरे यार मैं क्यों नहीं मांगू, बताओ आप मुझे, ये किताब में थोड़ी लिखा है। मैं सवाल ये बोल रहा हूं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो कई बार कोर्ट में कर रहे हैं। यार मजिस्ट्रेट साहब के पास बहुत काम है, हर एक केस को देखकर। मैंने एक वीडियो बनाई थी एक बार, एक तमिलनाडु का मैटर था, पुलिस वालों ने इतना मारा उस बेचारे को कि उसकी इतनी ब्लीडिंग हो रही थी उसको, कि उसकी 3-4 लुंगियां उसको दी गई, वो लुंगियां भी ब्लड में हो गई थी। जब पेश किया गया मजिस्ट्रेट साहब के पास में, तो मजिस्ट्रेट साहब, नीचे पुलिस वाले खड़े थे, बंदा खड़ा था ऊपर बालकनी से, ओके कर दिया उसे। मैंने पूरी वीडियो बनाई है उस पर, सारे पुलिस वालों पर मजिस्ट्रेट साहब पे एक्शन हुआ। मतलब उसको बेल कर दी? नहीं, जेल भेजा उसको, जेल भेजा उसको। इतना मारा पीट देखा ही नहीं है। अच्छा, एक और सवाल आता है, हर 14 डेज में, आपने सवाल पूछा 14 डेज तक मत लगाओ, हर एक 14 डेज में जेल से बंदे को प्रोड्यूस करने के लिए क्यों लेके आते हैं कोर्ट में? क्यों 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 घूमने के लिए आते हैं क्यों? पता नहीं। ये देखने के लिए कि मजिस्ट्रेट साहब ये देखें आदमी जिंदा है कि मर गया, अंदर आर्टिकल 21 का सेफगार्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, इसलिए लेके आते हैं। और मेरा एक बात और भी है, वीसी पे होते हैं बहुत सारे बंदे, मान लो कि आप जेल में हो, मैं वहां का सुपरिटेंडेंट हूँ, पुलिस वाला हूँ, वो सामने जो बैठे हैं हमारे लोकी साहब, मान लीजिए वो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, मैंने आपको पेश कर दिया वीसी पे और बहुत तोड़ा हुआ है, पैर सुधार रखे आपके, मार मार के मैंने वीसी पे, आप आए साथ में डंडा लेके और मारूंगा,
और उसको छोटी रेस में आए, हाँ जी जेल नंबर 4, हाँ जी मैं आ गया, क्या नाम है, एक्स नाम का एक्यूज, हाँ जी हूँ सामने हूँ, अच्छा ठीक है जी आगे डेट ये दे रहे, खत्म। यही नहीं पूछा तू जिंदा है मर गया सही है खराब है क्या है, वो बोल नहीं सकता। इसलिए वीसी पर प्रोड्यूस करना नहीं होना चाहिए, मेरी नजर में नहीं होना चाहिए। सिक्के के दो पहलू हैं, तीसरा भी होता है सिक्का खड़ा हो गया तो फिर क्या करोगे आप। तो इसीलिए ऐसे नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए मजिस्ट्रेट साहब की जो ड्यूटी है सही तरीके से निभानी चाहिए। अगर देश में सही तरह से आप अगर चाहते हो अपने लीगल, हमारी जो लीगल फैटर्निटी है, हम वकीलों की फैटर्निटी है हमारी, हमारे अंदर भी ना क्या होता है कि या तो वकील साहब पूरा पूरा दिन कोर्ट में यहाँ भागने में लग जाते हैं, अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं देते। एक वकील को, मेरी पर्सनल ये सोच है कि एक वकील को अपनी सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम डेली के 2-3-4 घंटे निकालने चाहिए। एग्जैक्टली नहीं निकाल रहे अच्छे वकील नहीं बन पाओ। नहीं, आपको अपने ऊपर लर्न करना पड़ेगा, तभी ज्यादा अर्न कर तभी पाओगे। अच्छा अर्न कर पाओगे। हाँ, नहीं तो फिर आपको देखो धक्के खाने पड़ेंगे। मनी तो नॉलेज का बाय प्रोडक्ट है ना। एग्जैक्टली इंसानी शक्ति क्या, पावर क्या इंसान के अंदर, ज्ञान, ज्ञान, नॉलेज। और ज्ञान तब तक वो काम का नहीं है जब तक उसका उपयोग ना हो, सदुपयोग या दुरुपयोग, दो ही चीज तो होगी। चाणक्यवाद बोलते हैं ना कि किसी इंसान, जो इंसान योग्य नहीं है उसके हाथ में शक्तियों का देना शक्तियों का दुरुपयोग है। मेरा बेटा अगर उस लायक नहीं है और मैं उसको दुनिया भर की संपत्ति दे दूं, सब हार जाएगा जुए में। सही बात, शराब में, चीजों में, जुए में, फालतू मट के अय्याशी में सब खत्म कर देगा। तो बोलते राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो राजा बनने के योग्य होगा। सही बात। तो आज का जो पॉडकास्ट था, वीडियो था, वो बहुत एनर्जेटिक था, बहुत शानदार था। मैंने खुद पर्सनली इस 1 आवर को एंजॉय करा और काफी कुछ सीखा। सेक्शन 41A जिसके बारे में कि आप बिना नोटिस के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा आपके बहुत सारे मूल अधिकार हैं जो आपके राइट्स हैं। आप किसी भी केस में फंस रहे हैं, अगर आपको पुलिस कॉल कर रही है या आपको पुलिस बोल रही है कि पैसे दे बेटा निकल जा, कुछ मत करो, अपने वकील साहब को कॉल करो, उनको वहां बुलाओ, जो भी होगा वो डिसाइड करेंगे। जेल जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि आप छोटी सी परेशानी जेल के बाहर निकल जाओ, रेदर देन ऑफ इट आपको कोई बहुत बड़ी परेशानी बहुत लंबे समय तक झेलनी पड़े। बाकी सुरक्षित रहो अपने घरों में। अगर आप फिर भी किसी केस में फंसे हुए हो, सर का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल मिल जाएगी, नंबर की कोई टेंशन नहीं है। आप सिर्फ गूगल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एडवोकेट वीरेंद्र वर्मा सर सर्च करोगे, वीडियोस का भरमार है और नॉलेजेबल वीडियोस का। तो हम इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाएंगे। हो सकता है कि आगे हम बेसिक लॉस पर बनाएं। आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि ध्रुव हमें इस टाइप के पॉडकास्ट देखनी है, इस टाइप की सर से वीडियोस देखनी है, या कोई भी केस जो आपका चल रहा हो जो निपटारा नहीं हो पा रहा हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखना छोटे से शब्दों में, तो उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी टाइम। बहुत अच्छा लगा बात कर। मुझे भी सर। और अच्छा लगता है लोगों तक मैं उनके अधिकार पहुंचा सकूं, क्योंकि अगर देखो जन्म तो एक ही मिला है, जितनी बुद्धि है उसको कोई छीन तो नहीं सकता, पर बांटने से बढ़ जरूर जाती है। तो बेटर है कि हम लोगों तक उनके अधिकारों के बारे में नॉलेज पहुंचाएं। 5-7 पॉडकास्ट आपके साथ हो गए तो मैं भी अपने अधिकारों के बारे में जान जाऊंगा। अच्छा है सर, कि देखिए मैं तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, मुझे किसी ने नहीं सिखाया ऑनेस्टली। तो खुद प्रैक्टिस कर करके, सवालों के बीच में घिर घिर कर, केस को पढ़ पढ़ कर सीखे। तो प्रैक्टिकली इतना कुछ सीख गए हैं कि इतना किताबें नहीं बता पाई जितना कि हमने प्रैक्टिकली कोर्ट में खड़े होकर सीख लिया। जो बहुत जरूरी है। जो आपने अंतरिम जमानत के बारे में बताया वो क्रक्स लोग यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार, राधे राधे।